ताइचांग शहर के बाहर कई विशिष्ट कन्फ्यूशियन स्कूल थे, जिनमें से एक मध्यम श्रेणी का स्कूल था जिसे प्योर रेवलेशन अकादमी, प्योर रेवलेशंस अकेडमी के नाम से जाना जाता था। यदि इसके बारे में कुछ उल्लेखनीय कहना होता तो यह था कि यह प्रसिद्ध जेडफील्ड पर्वत, जेडफील्ड माउंटेन्स पर बनाया गया था। ये पहाड़ ताइचांग प्रीफेक्चर में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला थे जिसमें 10 से अधिक विभिन्न चोटियां थीं। हालांकि यह विशेष रूप से खड़ा या प्रभावशाली नहीं था, लेकिन यहाँ पूरे वर्ष मौसम अनुकूल रहता था और हर जगह सुंदर फूल खिले रहते थे। वहाँ कई दुर्लभ आध्यात्मिक पेड़ और फल भी थे जो केवल वहाँ पाए जाते थे, जिसके कारण उन्हें क्षेत्र के 13 आध्यात्मिक पहाड़ों में सबसे महान माना जाता था। प्योर रेवलेशन अकादमी का निर्माण जेडफील्ड पर्वत की इल्यूसरी क्लाउड पीक पर किया गया था। यह अकादमी, जो 1000 से अधिक लोगों को समाहित कर सकती थी, पहाड़ के पूरे ऊपरी भाग में फैली हुई थी। कहा जाता है कि इस अकादमी के पास इतने प्रसिद्ध पहाड़ पर खुद को स्थापित करने की योग्यता नहीं थी, क्योंकि अन्य पहाड़ों पर प्रसिद्ध मंदिर भरे हुए थे जो इसकी तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर अस्तित्व थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब प्योर रेवलेशन अकादमी का निर्माण 1000 से अधिक वर्ष पहले किया गया था, तब आसपास के दावापी मंदिरों डाओइस्ट टेम्पल्स ने उनका विरोध थोड़ा भी नहीं किया था। इसके विपरीत स्थापना के बाद से ही पुजारी और भिक्षु अकादमी के छात्रों से बड़ी सौजन्यता से पेश आते थे, जिससे स्थानीय लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। अकादमी के बारे में एक और अजीब बात यह थी कि वे जिन शिष्यों की भर्ती करते थे उनकी आयु में बहुत अंतर था, जो 6 साल की उम्र से लेकर 20 साल से अधिक तक कहीं भी हो सकती थी। और हर साल वे अनियमित अंतराल पर 3 से 4 बार शिष्यों की भर्ती करते थे। कभी कभी तो वे 4 या यहाँ तक कि 8 साल तक किसी की भर्ती भी नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को स्वीकार किया जाता है उन्हें शायद ही कभी मुख्य फाटक से बाहर निकलते देखा जाता था, जिससे अकादमी में रहस्य का वातावरण बना रहता था। जाहिर है, ये रहस्य केवल उन नश्वर लोगों को लगते थे जो पहाड़ के निचले हिस्से में रहते थे। चूंकि उन्हें ज्यादा पता नहीं था, वे प्योर रेवलेशन अकादमी को पूरी तरह से साधारण मानते थे, क्योंकि उनका नाम पूरे क्षेत्र में शायद ही सुना जाता था। एक दिन इल्यूसरी क्लाउड पहाड़ पर 2 लोग धीरे धीरे चढ़ रहे थे। उनमें से एक गौरवपूर्ण रूप वाला मध्यम आयु का विद्वान था और दूसरा लगभग 20 वर्ष की आयु का विद्वान था जिसकी त्वचा थोड़ी तनी हुई थी और वह सामान्य दिखता था। यह जायान था, जो 1 महीने पहले गान एस्टेट में दिखाई दिया था। मध्यम आयु वाले विद्वान अपनी आस्तीन लहराते हुए आगे बढ़े और बोले, पूज्यनीय भतीजा जायान, प्योर रेवलेशन अकादमी ने 2 महीने पहले शिष्यों की भर्ती पूरी कर ली थी, लेकिन मैंने वृद्ध मित्र गान से सुना है कि आपने दावापी तकनीकों का एक समूह सीखा है और कल्टीवेटर्स के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। इस तरह मैं आपको परीक्षा के लिए इस अकादमी में लाया हूँ। ये देखना आपके भाग्य पर निर्भर करेगा कि वे आपको अपने में लेंगे या नहीं। चूंकि मेरी अकादमी के वरिष्ठ शिक्षक लू, सीनियर टीचर लू के साथ मित्रता है, इसलिए मैं आपको उनसे मिलने के लिए लाया हूँ। यदि वे आपको स्वीकार्य पाए तो आप अकादमी में रह सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपकी व्यवस्थाओं के बारे में सुना है, जायान ने एक ईमानदार स्वर में जवाब दिया। चाचा गान ने पहले ही उनके बारे में बात की है। चाहे अकादमी मुझे ले या नहीं, मेरे चाचा इस उपकार को दिल से मानेंगे। उस क्षण जायान के शरीर से क्यूई कंडेंसेशन, ची कंडेंसेशन की चौथी परत का अरमान और निकला। साधारण कल्टीवेटर्स उसकी वास्तविक खेती को देखने में असमर्थ होंगे। 1 महीने पहले उसने गांची फैंग कबीले के एजेंट से किसी भी बड़े कल्टीवेशन संप्रदाय में शामिल होने में सहायता करने का अनुरोध किया था, चाहे उनका कोई भी संबंध हो। उसने ये स्पष्ट रूप से इसलिए कहा था क्योंकि फैंग कबीले ने उसे भविष्य के उपयोग के लिए नश्वर दुनिया में प्रवेश करने वाले कल्टीवेटर्स से विशेष रूप से मित्रता करने के आदेश दिए थे। परिणामस्वरूप गांची बिना किसी कठिनाई के अनुरोध को पूरा करने में सक्षम था। लेकिन गांची को चिंता इस बात की थी कि कहीं जायान दुर्भावनापूर्ण इरादे न रखता हो और गान कबीले को परेशानी में डाल दे। हालांकि सभी गान कबीले के व्यवसाय गुप्त रूप से फैंग कबीले के थे। जब तक जायान उनकी संपत्तियों के दस्तावेज निकाल देता, वह एक रात में पूरे गान कबीले को समाप्त कर सकता था। इसके अलावा गांची महसूस करता था कि कल्टीवेशन दुनिया के बारे में कुछ बातें जानने के बावजूद भी फैंग कबीले की उत्पत्ति विशेष रूप से रहस्यमयी थी। लेकिन जब जायान ने कल्टीवेशन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद गान कबीले के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा करने की प्रतिज्ञा की, तो गांची को अपने अनुरोध का पालन करने के लिए साहस जुटाना पड़ा। कई दिनों की तैयारी के बाद उसने आखिरकार जायान को प्योर रेवलेशन अकादमी में प्रवेश दिलाने के लिए सेतु के रूप में यान उपनाम वाले एक मध्यम आयु के विद्वान को चुना। उसने इस व्यक्ति को इसलिए चुना क्योंकि कन्फ्यूशियन स्कूलों में शिष्यों को स्वीकार करने की नीति बहुत ढीली थी। जब तक वह किसी दुष्ट या बुरे संप्रदाय का शिष्य नहीं था और उसका अतीत निर्दोष था, उसे ले लिया जाता था, भले ही उसका पहले कोई गुरु रहा हो। इसके अलावा गांची ने मध्यम आयु वाले शिक्षक यान का बड़ा उपकार किया था। एक कन्फ्यूशियन संप्रदाय से आने वाले व्यक्ति के रूप में वह वफादारी और कर्ज के मामलों को असाधारण महत्व देता था और इस मामले को अपनी पूरी कोशिश से निपटाता। और हालांकि अन्य संप्रदायों में प्रवेश के अन्य तरीके थे, लेकिन उनमें सफलता की संभावना भी कम थी।
आखिरकार बड़े कल्टीवेशन संप्रदायों में प्रवेश हेवनली साउथ की तरह कठिन नहीं था, लेकिन किसी भी निम्न श्रेणी के भटकते हुए कल्टीवेटर को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। जब जायान ने प्योर रेवलेशन अकादमी का नाम सुना तो उसने इसके स्थान के बारे में पूछा और चोरी छिपे जेडफील्ड पर्वत की आध्यात्मिक शिरा स्पिरिट वेन को देखने के लिए अपने उड़ने वाले जादुई औजार पर उड़ान भरी। वह जो पाया उससे वह संतुष्ट था। हालांकि आध्यात्मिक शिरा हेवनली साउथ में उसके निवास स्थान की आध्यात्मिक कुओं की वस्तुओं की तुलना में नहीं थी, लेकिन ये ताइचांग शहर के पास की अन्य शिराओं की तुलना में बहुत मजबूत थी। आध्यात्मिक कुओं के मामले में यदि उन्हें किसी आध्यात्मिक शिरा के ऊपर लंबे समय तक न रखकर बहुत अधिक घुमाया जाता तो वे धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक प्रकृति खो देते थे। इस तरह उसने अपने शरीर पर केवल 2 आध्यात्मिक कुएं लिए थे, लेकिन चूंकि उसे ग्रेट जिंट में एक खाली आध्यात्मिक शिरा भी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उसने खेती करने के लिए एक बड़े संप्रदाय में घुसपैठ करने की साजिश रची। इन परिस्थितियों में जायान ने गांची के एक दूर के रिश्तेदार की पहचान धारण की, जो एक निम्न श्रेणी का भटकता हुआ कल्टीवेटर था जिसने केवल उथली जादुई तकनीकें सीखी थीं लेकिन कल्टीवेशन के मार्ग की लालसा रखता था। फिर उसने अपने चाचा पर भरोसा किया कि क्या वह उसे निरंतर खेती के लिए एक बड़े संप्रदाय में प्रवेश दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद गांची ने एक बड़े कन्फ्यूशियन स्कूल का एक प्रसिद्ध प्रशिक्षक यान उपनाम वाला एक विद्वान पाया। उसने गांची के पिछले उपकार का ऋण चुकाने की इच्छा से सहमति व्यक्त की और परिणामस्वरूप जायान को प्योर रेवलेशन अकादमी ले आया। मध्यम आयु वाले विद्वान शिक्षक यान ने एक आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि भाई गान आपको काफी महत्व देते हैं। लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आत्मिक जड़ों स्पिरिट रूट्स वाले लोग 10,000 में से केवल एक मिलते हैं। ये केवल एक दुर्भाग्य है कि मेरे पास भी आत्मिक जड़ें नहीं हैं, अन्यथा मैं भी कल्टीवेशन के मार्ग का पीछा करने के लिए प्योर रेवलेशन अकादमी में प्रवेश ले लेता। जायान मुस्कुराया और चुपचाप रहा। इसके बाद शिक्षक यान ने आगे कुछ नहीं कहा और जायान को आगे ले गए। जैसे जैसे वे पहाड़ पर चढ़े वे आकाश में एक पहाड़ी चोटी को देख सकते थे। उन्हें एक गूंजती और मधुर घंटी की आवाज भी सुनाई दी जो सुनने वालों की आत्मा को हिला देती थी। शिक्षक यान ठहर गए और इल्यूसरी क्लाउड पीक को देखने के लिए मुड़े। उन्होंने सिर हिलाया और बुदबुदाए, ट्रेजर स्पिरिट टेम्पल का ट्रेजर स्पिरिट टेम्पल्स क्लियर हम बेल वास्तव में एक दुर्लभ खजाना है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंदिर के प्रभारी वरिष्ठ भिक्षु एक दिन में 3 बार इसे बजाने में काफी अति कर रहे हैं। जब जायान ने सुना कि पहाड़ पर एक बौद्ध संप्रदाय है तो उसकी आंखों में एक चमक चमकी और फिर उसने एक विचारशील अभिव्यक्ति धारण की। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह तथाकथित खजाना वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी का जादुई औजार टॉप ग्रेड मैजिक टूल था, कुछ ऐसा नहीं जो विशेष रूप से दुर्लभ था। उसने अपनी लंबी आस्तीनों को लपेटा और उन्हें अपनी पीठ के पीछे पकड़कर शिक्षक यान का अनुसरण करने लगा। जल्द ही दोनों पहाड़ के मध्य में एक मंच पर पहुंचे और फिर दृश्य उनके सामने अचानक खुल गया। उन्होंने अपने सामने बांस के एक हरे भरे घने पन्ने जैसे हरे जंगल को देखा जिसमें दूर से लाल और सफेद इमारतों के दर्शन हो रहे थे। वहां कई सफेद पत्थर के रास्ते भी थे जो सीधे बांस के जंगल में जाते थे। शिक्षक यान ने जंगल की ओर देखा और कहा, चलो, मुख्य प्रवेश द्वार आमतौर पर खुला नहीं रहता, मेरे साथ पार्श्व द्वार साइड गेट चलो। फिर उन्होंने जायान को किनारे पर ले जाकर दूसरी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। कई मोड़ों के बाद जायान और शिक्षक यान 3 मीटर ऊंचे एक पिच काले फाटक पर प्रकट हुए। शिक्षक यान ने एक आह भरी और हल्के से दस्तक दी। फाटक चुपचाप खुल गया और उसमें से सफेद कन्फ्यूशियन वस्त्र पहने एक युवक प्रकट हुआ। आह, तो आप शिक्षक यान हैं। क्या आप वरिष्ठ शिक्षक लू से मिलने आए हैं? युवक में क्यूई कंडेंसेशन की तीसरी परत की आध्यात्मिक क्यूई उतार चढ़ाव थी, लेकिन वह अभी भी शिक्षक यान से बहुत सम्मान के साथ बोला। जायान ये देखकर शिक्षक यान को बेहतर मानने के लिए मजबूर हो गया। हेवनली साउथ में ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। जायान ने एक ठंडी चुटकी लेते हुए सोचा, ऐसा लगता है कि कन्फ्यूशियन अपने नियमों में काफी सख्त थे, जिसके कारण यहाँ तक कि कल्टीवेटर्स भी नश्वरों के सामने सिर झुकाते थे। हालांकि ये संभवतः केवल निम्न श्रेणी के कल्टीवेटर्स के साथ होगा। ये निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर के साथ नहीं होगा। हाँ, मैं भाई लू से मिलने आया हूँ। क्या वे मौजूद हैं? शिक्षक यान ने शांत भाव से पूछा। सफेद वस्त्रधारी युवक ने एक क्षण सोचा और कहा, वे वर्तमान में अपने अध्ययन कक्ष में एक पूज्य अतिथि से मुलाकात कर रहे हैं। मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि आप आ चुके हैं। ये ठीक है, परेशानी के लिए खेद है, शिक्षक यान ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि सफेद वस्त्रधारी युवक जानता था कि वह एक नश्वर था, लेकिन उसका वरिष्ठ शिक्षक लू के साथ गहरी मित्रता थी और वह उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था। एक विनम्र शब्द के बाद उसने जल्दी से एक आवाज संचार ताबीज वॉइस ट्रांसमिशन टैलिस्मन निकाला, उसमें कुछ शब्द बोले और इसे अग्नि प्रकाश की एक धारा के रूप में हवा में भेज दिया, जो जल्द ही बिना किसी निशान के उड़ गई। जल्द ही जायान ने एक शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिया स्पिरिचुअल सेंस को महसूस किया जो उनके पास से गुजरी और फिर तुरंत गायब हो गई।
जायान का हृदय उत्साहित हो गया, ये जानते हुए कि यह संभवतः वरिष्ठ शिक्षक लू की थी। उसकी आध्यात्मिक इंद्रिया के स्तर से वह प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन अर्ली को फॉर्मेशन का कल्टीवेटर लग रहा था। यह उसे आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि उसकी खेती अधिक से अधिक देर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की होगी। जायान के दृष्टिकोण से उसकी खेती जितनी कम होगी उतना ही अच्छा था, क्योंकि इससे उसके भेष को समझने की संभावना कम होगी। जल्द ही उनके ऊपर हवा में आध्यात्मिक क्यूई कांपने लगी और एक पुरुष की आवाज उदासीनता से गूंजी, क्या ये भाई यान है? मैं वर्तमान में एक अतिथि से मिल रहा हूँ, लेकिन भाई यान भी अंदर आ सकते हैं। ओह, और आप अपने उस युवा मित्र को भी साथ ला सकते हैं। जब ये कहा गया तो सफेद वस्त्रधारी युवक ने शिक्षक यान और जायान को अंदर ले जाया। एक मार्ग से होकर थोड़ी देर चलने के बाद वे कई आंगनों से गुजरे, जहां जायान ने कागज और पन्नों को पलटने की आवाजें सुनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई साधारण अकादमी में सुनाई देती है। हालांकि इसका नाम ऐसा था, लेकिन निम्न श्रेणी के कल्टीवेटर्स क्यूई की खेती करने के बजाय अध्ययन में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे थे? जब सफेद वस्त्रधारी युवक ने जायान के आश्चर्य को देखा तो वह मुस्कुराया और समझाया, ये हमारे निचली अकादमी के शिष्य हैं जो अपनी दोपहर की पढ़ाई कर रहे हैं। ऊपरी अकादमी में प्रवेश के लिए किसी को न केवल आत्मिक जड़ों स्पिरिट रूट्स की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें रईस भावना नोबल स्पिरिट की खेती भी होनी चाहिए। आखिरकार अधिकांश कन्फ्यूशियन तकनीकें रईस भावना की सहायता लेती हैं। जिसकी रईस भावना जितनी महान और मजबूत होगी, वह अपनी खेती में उतना ही आगे बढ़ेगा, जिससे उसके भविष्य की संभावनाएं बहुत विस्तृत हो जाएंगी। चूंकि शिक्षक यान अपनी ही समान खेती वाले एक युवा कल्टीवेटर को साथ लाए थे, सफेद वस्त्रधारी युवक ने उससे दोस्ती करने की पहल करने का फैसला किया। तो ऐसा था। जायान ने इस सद्भाव का जवाब एक मुस्कान के साथ दिया। उस क्षण तीनों मंडपों पवेलियंस से भरे एक क्षेत्र से गुजर रहे थे। कई मोड़ लेने के बाद वे एक छोटे शांत आंगन में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, पन्नों को पलटने की आवाजें अचानक गायब हो गईं, जो स्पष्ट रूप से ध्वनि रोधी प्रतिबंध साउंड प्रूफिंग रिस्ट्रिक्शन का परिणाम था। शिक्षक यान ने इस होने पर भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाया। ऐसा लगता था कि वे पहले भी वहां आ चुके थे। सफेद वस्त्रधारी युवक के संबंध में वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसने आंगन के फाटक के बाहर ही उन्हें विदा कर दिया। जब उसने देखा कि युवक किनारे के एक मंडप में गायब हो गया, तो शिक्षक यान ने अपने कपड़ों को संवारा और धीमे कदमों से सबसे बड़े कमरे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनाई दी और यह अपने आप खुल गया। फिर वरिष्ठ शिक्षक लू की आवाज ऊपर से आई, भाई यान कृपया अंदर आएं। मैं अभी रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री की ननहुआलियन की मेजबानी कर रहा था। मुझे आपको मेरे भाई यान से मिलवाने दीजिए। रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री। शिक्षक यान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर कदम रखा। जायान उनके करीब से पीछे चला। स्वागत कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने अंदर एक पुरुष और एक महिला को बैठे हुए देखा। पुरुष 40 वर्ष से अधिक का दिख रहा था और उसका चेहरा पतला था, जिस पर लंबी दाढ़ी थी। एक नज़र में कोई भी कह सकता था कि वह एक बहुत ही चतुर और शांत व्यक्ति था। महिला अपने 20वें दशक में दिख रही थी। उसने पीले दावापी वस्त्र पहने थे और उसकी त्वचा गोरी और बाल काले थे। उसके भव्य आकर्षण और सुंदरता से कोई भी कह सकता था कि वह एक दावापी नन डाउस नन थी। जब शिक्षक यान और जायान अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों ने अपनी आंखों से उन्हें स्कैन किया। शिक्षक यान के बोलने से पहले ही युवा दावापी नन मुस्कुराए और उन्हें पुकारा, तो ये प्रसिद्ध शिक्षक यान याओ हैं। हालांकि इस विनम्र दावापी नश्वर दुनिया पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मैंने मैग्निफिसेंट हार्मनी अकादमी के शिक्षक यान की महान प्रसिद्धि के बारे में सुना है। फिर उसने अपनी नज़र जायान पर डाली और उसे आगे कोई ध्यान नहीं दिया। वह महिला केवल एक लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की कल्टीवेटर थी, लेकिन वह वरिष्ठ शिक्षक लू के सामने असाधारण रूप से शांत और सहज थी। ये स्पष्ट था कि वह किसी बड़े घराने की व्यक्ति थी। शिक्षक यान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसने जल्दी से उसे प्रणाम किया। मैं आपकी प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने भी आपका महान नाम बहुत पहले से सुना है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ननहुआलियन जूनियर इन दोनों वरिष्ठों को प्रणाम करता है। जायान ने आधा कदम आगे बढ़कर उन्हें भी प्रणाम किया। वरिष्ठ शिक्षक लू ने पलक झपकाए और शांत भाव से पूछा, ये युवा मित्र कौन है? यह मेरे पूजनीय भतीजा जायान है, शिक्षक यान ने कहा, मेरे अच्छे मित्र के एक दूर के रक्त संबंधी। क्योंकि उन्होंने प्योर रेवलेशन अकादमी की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया था, मैं मना नहीं कर सका और अकादमी का शिष्य बनने की योग्यता है या नहीं, ये देखने के लिए उनके भतीजे को यहाँ लाया। वरिष्ठ शिक्षक लू ने जायान को देखा और एक क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने शांत भाव से कहा, ओह, ये भाई यान के अच्छे मित्र का भतीजा है। उनकी आत्मिक जड़ें और अभियोग्यता साधारण प्रतीत होती है। हालांकि आइए हम उनके गुणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। युवा मित्र जायान, यहाँ आइए। जी।
वरिष्ठ जायान ने ये सुनकर बिना एक क्षण की हिचकिचाहट के आगे बढ़कर अपनी कलाई को उस मध्यम आयु वाले व्यक्ति की ठंडी पकड़ में दे दिया। जायान की विशाल आध्यात्मिक इंद्रिया के साथ उसे पारदर्शी होने का कोई डर नहीं था। चाहे उसकी आत्मिक जड़ें हों, गुण हों, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी हों, वरिष्ठ शिक्षक लू केवल वही देख पाएंगे जो जायान चाहता था। हालांकि जायान बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहता था ताकि उसे बिना किसी सूचना के अकादमी में खेती करने की अनुमति मिल सके। इस तरह उसने अपनी वास्तविक अभियोग्यता और आत्मिक जड़ों को प्रकट किया, कल्टीवेशन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम स्वीकार्य अभियोग्यता दिखाए, अपनी स्वयं की 4 गुण आत्मिक जड़ें, 4 एट्रीब्यूट स्पिरिट रूट्स। उसकी हड्डियों के संबंध में उसने केवल उनकी उम्र छिपा दी ताकि उनमें कुछ भी अजीब न लगे। वरिष्ठ शिक्षक लू ने अपनी जांच पूरी करने के बाद जायान की कलाई छोड़ दी और शांत भाव से कहा, धातु के बिना 4 गुण आत्मिक जड़ें। अकादमी में प्रवेश करना उसके लिए काफी कठिन होगा, लेकिन उसके शरीर पर जादुई शक्ति से पता चलता है कि उसने पहले ही कुछ निम्न श्रेणी की जादुई तकनीकों की खेती की है। सौभाग्य से उसने किसी दुष्ट राक्षसी तकनीक के बजाय एक शुद्ध लकड़ी गुण की खेती कला, प्योर वुड एट्रीब्यूट कल्टिवेशन आर्ट की खेती की है। इस पहलू में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि उसकी उम्र काफी अधिक है और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण तक पहुंचने की संभावना लगभग 0 है। संभवतः वह इस जीवन में केवल क्यूई कंडेंसेशन की 8वीं परत तक ही पहुंच पाएगा। उस स्थिति में आप एक लूज कल्टिवेटर बन जाएं और खुद को अधिक स्वतंत्रता दें। जायान ने असहायता प्रदर्शित करते हुए सिर झुकाया और ईमानदार स्वर में कहा, इस जूनियर ने यह मूल्यांकन पहले भी अन्य वरिष्ठों से सुना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत मेरी कमियों पर विजय प्राप्त कर सकती है। मैं कल्टीवेशन के मार्ग को आजमाना चाहता हूँ। वरिष्ठ शिक्षक लू का चेहरा बदला और उन्होंने शिक्षक यान की ओर देखा। फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, कल्टीवेशन के मार्ग पर चलने की आपकी अटूट इच्छा के सामने मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि आप संप्रदाय में प्रवेश करने वाले लूज कल्टीवेटर हैं, क्या आपने किसी भी विभिन्न तकनीकों की खेती की है जिसमें आप निपुण हो? जायान ये सुनकर दंग रह गया। उसने नहीं सोचा था कि वह एक क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर से यह सवाल पूछेंगे। क्या वह शिक्षक यान की ओर से उसकी परीक्षा ले रहे थे? जायान के विचार तेजी से घूमे और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, इस जूनियर ने टूल रिफाइनमेंट के दावा को छुआ है, लेकिन मेरी खेती और अनुभव के साथ मैं केवल कुछ सबसे बुनियादी उपकरणों को ही परिष्कृत कर पाया। इसे सच्चा टूल रिफाइनमेंट नहीं माना जा सकता। इसके बाद जायान ने शर्मिंदा अभिव्यक्ति दिखाई। ओह, आप टूल रिफाइनमेंट समझते हैं? बहुत कम भटकते हुए कल्टीवेटर्स हैं जिन्होंने टूल रिफाइनमेंट तकनीकों को सीखा है। आखिरकार इसमें महारत हासिल करने में बहुत समय लगता है। जब दावा पी नन ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति आई। मुझे एक टूल रिफाइनमेंट जेड स्लिप मिली थी और मैंने इसका आकस्मिक रूप से अभ्यास किया। जायान ने अपनी टूल रिफाइनमेंट तकनीकों को जितना हो सके कम करके आंका। इसका उल्लेख करना मात्र भी संप्रदाय में प्रवेश के उसके अवसरों को बहुत प्रभावित करेगा, लेकिन वास्तविक कौशल दिखाना परेशानी मांगना होगा। इसके अलावा टूल रिफाइनमेंट की तुलना में पिल रिफाइनमेंट और स्पेल फॉर्मेशन में सक्षम लोग बहुत कम हैं। अन्य 2 का उल्लेख करना बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला होगा। साथ ही दावा पी जायान, आप टूल रिफाइनमेंट समझते हैं? ये बहुत बढ़िया है वरिष्ठ लू, ऐसा लगता है कि मुझे आपके संप्रदाय से किसी भी टूल रिफाइनमेंट शिष्य को उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह साथी दावा पी जायान अभी तक यहाँ शिष्य नहीं है, तो क्या होगा अगर वह रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री में प्रवेश कर ले? दावा पी नन के सुझाव ने जायान और शिक्षक यान दोनों के लिए एक बड़ा झटका दिया। शिक्षक यान ने अपनी आवाज में कड़वाहट लाते हुए कहा, नन हुआलियान, ये बहुत उचित नहीं है। आपका मठ ननों के लिए है। जायान जैसा पुरुष कैसे प्रवेश कर सकता है? दावा पी नन ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को बाहर निकाला और कहा, हालांकि रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री एक महिला संस्था है, लेकिन हमारे संप्रदाय में कुछ अग्नि गुण वाले दावा पी पुजारी और पुरुष हैं जो हमारे संप्रदाय में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वे मठ के बाहर निवास करते हैं, इसलिए शिक्षक यान को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा था, मुझे रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री के बारे में बहुत कम पता था। हालांकि पूजनीय भतीजा जायान प्योर रेवलेशन अकादमी में प्रवेश लेना चाहते हैं। आपके संप्रदाय में उनका प्रवेश अभी भी अनुचित है। शिक्षक यान जायान को अकादमी में प्रवेश दिलाने के लिए दृढ़ दिख रहे थे। भले ही उन्हें पता था कि वह अपने से परे एक अस्तित्व का सामना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने विवाद उठाने का फैसला किया। बेपरवाह होकर नन हुआलियान मुस्कुराए और समझाया, साथ ही दावा पी जायान की अभियोग्यता के साथ, भले ही वह आपकी अकादमी में प्रवेश करे, वह कोई भविष्य न होने वाला एक सामान्य शिष्य होगा। हालांकि मेरा संप्रदाय कई खजानों को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा है और हम वर्तमान में एक निम्न श्रेणी के शिष्य की कमी से गुजर रहे हैं जो टूल रिफाइनमेंट समझता हो। जब तक वह मेरे मठ में प्रवेश करने को तैयार है, आपकी टूल रिफाइनमेंट तकनीकों में सुधार होगा और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि आपकी खेती की देखभाल की जाए।
मैं यह आपसे नहीं छिपाऊंगी शिक्षक यान, लेकिन मैं अकादमी से एक शिष्य उधार लेने आई हूं जो टूल रिफाइनमेंट समझता हो। अब जबकि एक मेरे सामने प्रकट हो गया है, मुझे साथी दावा पीलू को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक यान ने एक क्षण हिचकिचाया और फिर वरिष्ठ शिक्षक लू की ओर मुड़कर पूछा, भाई लू, आप क्या सोचते हैं? शांत अभिव्यक्ति के साथ वरिष्ठ शिक्षक लू ने गहरी आवाज में कहा, युवा मित्र जायान अभी तक शिष्य नहीं है, इसलिए वे अभी भी स्वतंत्र हैं। ये स्वाभाविक रूप से उन पर निर्भर करता है कि वे रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री या अकादमी में प्रवेश करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन जैसा कि ननहुआलियान कहती हैं, भले ही वह अकादमी में प्रवेश करें, मैं उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता, और वह एक निम्न श्रेणी के टूल रिफाइनमेंट शिष्य को उधार लेने आए हैं। मठ में प्रवेश करना भी बुरा विकल्प नहीं है। ये कहते ही कमरे में मौजूद तीनों ने चिंता, जिज्ञासा और यहाँ तक कि उत्साह के साथ जायान की ओर देखा। रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री। जब जायान ने ये नाम सुना तो उसने इसे जेडफील्ड पहाड़ पर स्थित एक दावापी मठ के रूप में याद किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह एक महिला मठ था और उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। इस प्रस्ताव ने जायान की योजनाओं को अस्त व्यस्त कर दिया था। उसे इस संप्रदाय के बारे में कुछ भी पता नहीं था, या क्या यह उसके लिए प्योर रेवलेशन अकादमी के समान उपयुक्त होगा या नहीं। इसके अतिरिक्त यदि उसने इतने अच्छे प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर भी अकादमी में प्रवेश लिया, तो उसे डर था कि वह वरिष्ठ शिक्षक लू के संदेह को आकर्षित करेगा। इस तरह जायान ने ननहुआलियान के प्रस्ताव पर आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाया और अपने दिल में बार बार बुरा भला कहा, वरिष्ठ हुआलियान, मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, मुझे रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता। लेकिन चूंकि यह एक महिला मठ है, पुरुष कल्टीवेटर्स के लिए खेती की विधियों और तकनीकों के मामले में ये बहुत अनुकूल नहीं होगा। जैसे ही जायान के विचार तेजी से घूमे, उसने स्थिति में कुछ गड़बड़ महसूस की और मुश्किल से एक आपत्ति उठाई। ननहुआलियान मुस्कुराए और शांत भाव से बोली, तो ये पता चला कि जूनियर जायान को इस बात की चिंता थी, लेकिन कोई समस्या नहीं होगी। हमारा रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री केवल थरी रॉयल्स मोनास्ट्री की एक शाखा है। वहां हमारी भाई शाखा भी है, रॉयल यांग मोनास्ट्री, जो हमारा पुरुष समकक्ष है। आपके लिए पुरुष खेती की तकनीकों की कमी नहीं होगी। मैंने ये भी देखा है कि आपके शरीर में रईस भावना क्यूई नोबल स्पिरिची की कमी है। आपको प्योर रेवलेशन अकादमी में प्रवेश के बाद इस नई क्यूई की खेती करनी होगी, इसलिए हमारी खेती की तकनीकें आपके लिए बहुत आसान होंगी। जाहिर है, यदि आप कन्फ्यूशियन संप्रदायों को पूर्णता तक कार्यान्वित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप दावापी तकनीकों से कहीं अधिक क्षमताओं को रोजगार में ला सकेंगे, लेकिन साथ ही दावापी जायान के लिए इसके बारे में बात करना बहुत जल्दी है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री आपके लिए योग्य नहीं है? वरिष्ठ शिक्षक लू ने शांत भाव से जोड़ा, साथ ही दावापी हुआलियान के शब्द उचित हैं। हमारी कन्फ्यूशियन तकनीकें शुरुआत में बौद्ध तकनीकों से भी धीमी होती हैं। युवा मित्र जायान, ऐसा लगता है कि रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री में प्रवेश करना आपके लिए अधिक उपयुक्त है। चूंकि साथी दावापी हुआलियान ने आपकी देखभाल करने का वादा किया है, यदि आप उनका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो आपके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त करने का मौका है। जब जायान ने ये सुना तो वह पूरी तरह से बोलने में असमर्थ हो गया। ऐसा लगता था कि उसके पास अपनी मूल योजना से विचलित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री भी जेडफील्ड पहाड़ की आध्यात्मिक शिराओं को साझा करता है। जब तक वह सावधान रहेगा, कुछ भी अजीब नहीं होना चाहिए। इस विचार के साथ जायान अपने बुरे भाग्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर था। दिखावटी उत्साह के साथ उसने कहा, चूंकि दोनों वरिष्ठों ने मुझे ये सिफारिश की है, यह अवसर अवश्य ही अच्छा होगा। मैं इससे सहमत हूँ। ये सुनकर ननहुआलियान ने सिर हिलाया और वरिष्ठ शिक्षक लू चुपचाप मुस्कुराए। शिक्षक यान के संबंध में वे जायान के समझौते के बावजूद किसी भी विरोध को व्यक्त नहीं कर सके, भले ही वे चाहते थे कि जायान कन्फ्यूशियन संप्रदाय में प्रवेश ले। इस मामले के निपटने के बाद चारों ने कमरे में एक क्षण के लिए बातचीत की। वे कल्टीवेशन की दुनिया में होने वाली अद्भुत कहानियों के बारे में नहीं, बल्कि ग्रेट जिन की राजनीतिक अदालत के बदलावों के बारे में बात कर रहे थे, जिससे जायान बहुत हैरान रह गया। कन्फ्यूशियन संप्रदायों के संबंध में ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि उनके हित नश्वर दुनिया से जुड़े थे। लेकिन उसे एक मठ की नन के बारे में यह थोड़ा अजीब लगा कि वह राजनीति के बारे में औसत दर्जे की दिलचस्पी के साथ बात कर रही थी। क्या रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री भी एक कल्टीवेशन संप्रदाय था जो नश्वर दुनिया से जुड़ा था? जायान इस पर विचार करने से खुद को नहीं रोक पाया। जैसे जैसे कमरे में बातचीत जोर शोर से जारी थी, बाहर से पैरों की आवाज सुनाई दी और एक युवा आवाज ने कहा, मार्शल पूर्वज, मार्शल एंसेस्टर को सूचना देता हूँ। आपके आदेशानुसार मैंने भंडार से पर्पल एसेंस कॉपर ला दिया है। ओह, इसे अंदर ला दो, वरिष्ठ शिक्षक लू ने बिना किसी और विचार के कहा। पर्पल एसेंस कॉपर। जायान का हृदय उत्साहित हो गया। यह अयस्क शीर्ष
श्रेणी के जादुई औजारों और खजानों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री थी। यह ज़ायान के लिए विशेष रूप से मूल्यवान नहीं हो सकता था, लेकिन उसके सामने मौजूद लोगों के लिए यह निस्संदेह एक दुर्लभ वस्तु थी। ज़ायान ऐसा सोच ही रहा था कि कमरे के दरवाजे धक्के से खुल गए और एक गोरा बालक जो 12 वर्ष का था अंदर आया। वह एक बड़ी लाल थाली लेकर आया था जो उभरी हुई चांदी के कपड़े से ढकी हुई थी। फिर उसने आदरपूर्वक थाली को नन हुआलियान और वरिष्ठ शिक्षक लू के सामने टेबल पर रख दिया। वरिष्ठ शिक्षक लू ने लड़के की ओर देखा और शांत भाव से आदेश दिया, तुम जा सकते हो। तुम्हें यहाँ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने आदेश को स्वीकार किया और गहरी प्रणाम करके कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद वरिष्ठ शिक्षक लू ने तुरंत थाली नन हुआलियान को सौंप दी। फिर एक मुस्कान के साथ उसने कहा, साथी दावा पी हुआलियान, ये वह पर्पल एसेंस कॉपर है जो हम आपको उधार दे रहे हैं। आपके मठ ने इस सामग्री के लिए हर जगह खोज की है। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में एक कीमती खजाना परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं। क्या यह एक शीर्ष श्रेणी का जादुई औजार या एक जादुई खजाना है? नन हुआलियान ने एक क्षण हिचकिचाया और फिर खेद व्यक्त करते हुए कहा, यह मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। मैं केवल चौथी वरिष्ठ नन, फोर्थ सीनियर नन के आदेशों का पालन कर रही हूँ। यदि वरिष्ठ इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो उनसे पूछना बेहतर होगा। वे आपको सच्चाई बताएंगी। जब वरिष्ठ शिक्षक लू ने चौथी वरिष्ठ नन का उल्लेख सुना तो उनका चेहरा एक क्षण के लिए बदल गया और फिर उन्होंने एक ठहाके के साथ जवाब दिया, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक आकस्मिक प्रश्न था। नन हुआलियान मुस्कुराए और थाली से कपड़ा उठा लिया जिसमें बैंगनी प्रकाश से चमकते हुए सुनहरे पत्थरों का एक ढेर सामने आ गया। उसने थाली भर पर्पल एसेंस कॉपर को देखकर मुस्कान दिखाए और एक शब्द का उच्चारण किया, फिर प्रकाश की एक झपक में इसे अपने भंडारण पाउच में ले लिया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद नन हुआलियान ने वरिष्ठ शिक्षक लू के साथ कुछ और शब्द कहे और फिर विदा ली। उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और तुरंत बच्चे को बुलाकर नन हुआलियान को अकादमी से बाहर ले जाने का आदेश दिया। ज़ायान ने भी विदाई ली और महिला का अनुसरण किया। ज़ायान और नन हुआलियान के जाने के बाद हॉल में चुप्पी छा गई। शिक्षक यान और वरिष्ठ शिक्षक लू ने कुछ समय तक बात नहीं की और बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। शिक्षक यान के चेहरे पर विशेष रूप से परेशान अभिव्यक्ति थी। अंततः वरिष्ठ शिक्षक लू ने चुप्पी तोड़ी और उदास भावनाहीन स्वर में बोले, आपकी तैयारियां कैसी हैं? उस राक्षस न्यूटियन से निपटने के लिए मुझे अपनी एसेंस जो इंडिवोरिंग आर्ट्स पर निर्भर रहना होगा। अब जबकि हम अंतिम चरण में हैं, क्या आपको अपना जीवन बचाने में कोई दूसरे विचार हैं? शिक्षक यान का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने फुफकारते हुए कहा, जब तक मैं अपने कबीले के विनाश का बदला ले सकता हूँ, इसकी तुलना में एक जीवन की कीमत क्या है? मेरी एकमात्र चिंता यह है कि आप अपनी क्षमता की खेती पूरी करने के बाद उस बूढ़े शैतान को उसकी भयंकर ज्वालाओं के डर से उकसाने को तैयार न हो। अपने परिवार की याद दिलाते हुए उन्होंने हाथों को मजबूती से बांधा जिससे उनके नाखून उनकी हथेली में गहरे धंस गए। वरिष्ठ शिक्षक लू उनके शब्दों से क्रोधित नहीं हुए और शांत भाव से जवाब दिया, हे भाई यान को मेरे प्रति ऐसे संदेह क्यों हैं? क्या मैंने यह नहीं कहा था कि जैसे ही आप मुझे इस क्षमता की खेती करने में सहायता करेंगे, मैं आपके शरीर की रईस भावना क्यूई को विरासत में प्राप्त कर लूंगा जिसमें आपके आक्रोश के निशान होंगे। यदि मैं इस न्यूटियन को समाप्त नहीं करूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ हो जाऊंगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं इसका उपयोग जारी रख सकूं, मुझे उसे समाप्त करना होगा। इसके अलावा क्या भाई यान महसूस करते हैं कि कोई और है जो इस बदमाश को मारने में आपकी सहायता करेगा और जिसे ब्लैक यांग सेक्ट से बदले की कार्रवाई का डर नहीं है? शिक्षक यान ने एक क्षण विचार किया, फिर कहा, आप सही कह रहे हैं। हालांकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में कुछ कल्टीवेटर्स से दोस्ती करने का प्रयास किया है, उनमें से किसी के पास भी भाई लू जैसी विशाल क्षमताएं या खेती नहीं है, और केवल आप ही मेरे परिवार के विनाश का बदला लेने में मेरी सहायता करने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य सक्षम नहीं हैं, बल्कि वे मेरे जैसे एक नश्वर की खातिर 10 महान देवता दावा संप्रदायों में से एक को भड़काने को तैयार नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ शिक्षक लू ने एक आह भरी, वह न्यूटियन ब्लैक यांग सेक्ट का एक बाहरी मामलों का प्रवर्तक है। एक छोटा संप्रदाय उन्हें भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हमारे जैसे कन्फ्यूशियन संप्रदाय हमेशा से देवता दावा डेविल डाउ के साथ विवाद में रहे हैं, इसलिए संबंधों के और बिगड़ने का कोई डर नहीं है। मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए मैंने पिछले 5 वर्षों में आपकी हर एक अनुरोध को माना है। ये स्पष्ट रूप से मेरे अच्छे इरादों को दर्शाता है। शिक्षक यान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उन्होंने चुपचाप वरिष्ठ शिक्षक लू को घूरा। देखकर कि शिक्षक यान नहीं मान रहे हैं, वरिष्ठ शिक्षक लू ने बेचैनी से मुस्कुराते हुए और असहाय भाव से कहा, ठीक है, भाई यान के दिल को शांत करने के लिए मैं हमारे रईस संत के चित्र का सामना करने और एक हृदय ताला शपथ हार्टलॉक ओथ लेने को तैयार हूँ। भविष्य में यदि मैं अपनी शपथ पूरी नहीं करता तो मेरी रईस भावना क्यूई में थोड़ी भी प्रगति नहीं होगी।
शिक्षक यान ने एक लंबी सांस ली और उनका माथा फड़का। फिर एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अच्छा, ये काफी होगा। फिर अपनी खेती में सहायता के लिए इस शरीर का उपयोग करने में संकोच न करें। ऐसा नहीं है कि मैं भालू पर भरोसा नहीं करता, बल्कि यान कबीले के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में मैं अधिक सावधान रहने के लिए मजबूर हूँ। वरिष्ठ शिक्षक लू ने हाथ हिलाया और शांत भाव से कहा, मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूँ कि भाई यान क्यों कठिनाई पैदा कर रहे हैं। खेती की व्यवस्थाएं 1 महीने में होंगी। कृपया अकादमी में लौटने से पहले अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं पूरी कर लें। शिक्षक यान ने सिर हिलाया और कमरा फिर से चुप्पी में डूब गया। फिर उन्होंने अचानक चुप्पी तोड़ी और पूछा, वह सही है, उस रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री की नन को जायान को क्यों ले जाना पड़ा? क्या अकादमी एक और टूल रिफाइनमेंट शिष्य नहीं चाहती थी? वरिष्ठ शिक्षक लू ने आकस्मिक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल अपने लाभ के लिए स्थिति का उपयोग कर रहा था। वह खजाना जो रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री परिष्कृत कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। उन्हें सामग्री को परिष्कृत करने के लिए अधीनस्थों की कमी है। हालांकि हमारी अकादमी रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री को निम्न श्रेणी के टूल रिफाइनमेंट शिष्यों को उधार दे सकती है, लेकिन हमें कठिनाई होगी क्योंकि हम नहीं जानते कि उनका क्या हश्र होगा। युवा मित्र जायान के प्रकट होने के साथ हम उनकी अनुरोध को बिना संप्रदाय को परेशान किए पूरा करने में सक्षम थे। विद्वान यान ने ये सुना तो उन्होंने शांत भाव से इस मामले को छोड़ दिया। यदि उन्हें इस मामले पर वास्तव में बुरा लगता तो वे अपने मित्र पर और दबाव डालते। इस बीच नन हुआलियान जायान को एक दुपट्टा जादुई औजार स्कार्फ मैजिक टूर पर लेकर उड़ रही थी। वे इल्यूसरी क्लाउड पीक के एक छोटे बिंदु की ओर उड़ रहे थे। जायान और नन हुआलियान एक गुप्त कमरे में खड़े थे जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ था। वहां एक लाल चेहरा वाला प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टीवेटर था जो जायान को तीखी भौहों से आंक रहा था। यह एल्डर वे हैं, हमारे 3 रॉयल्स मोनास्ट्री के 2 महान टूल रिफाइनमेंट मास्टर्स में से एक। आप कुछ समय के लिए एल्डर वे की सहायता करेंगे और साथ ही साथ अपनी टूल रिफाइनमेंट तकनीक को भी निखारेंगे। निश्चिंत रहें, हम आपको वास्तव में एक टूल रिफाइनमेंट मास्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी है। ये केवल इसलिए है क्योंकि हम जल्द ही एक महत्वपूर्ण खजाना परिष्कृत करने वाले हैं जिसके लिए हमें थोड़ी अधिक सहायता की आवश्यकता है। जब तक आप इन 3 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मैं आपको दवा की गोलियों मेडिसिन पिल्स का पुरस्कार दूंगी और व्यक्तिगत रूप से आपको खेती में मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। स्वाभाविक रूप से मैं अपने वादे से मुकरने वाली नहीं हूं। जायान ने और कुछ नहीं कहा और केवल जवाब में सिर हिलाया। एल्डर वेई ने फिर एक चिढ़ी हुई आवाज में कहा, साथी दावा पिहुआलियान, क्या यह मार्शल नेफ्यू वास्तव में टूल रिफाइनमेंट समझता है? क्या उसकी उम्र और खेती बहुत कम नहीं है? क्या आपने नहीं कहा था कि आप एक उपयुक्त सहायक खोजने के लिए प्योर रेवलेशन अकादमी गए थे? नन हुआलियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस खजाने का परिष्करण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अन्य संप्रदायों को इसमें शामिल न होने देना बेहतर होगा। मार्शल नेफ्यू जायान की खेती और अनुभव उथला हो सकता है, लेकिन एल्डर वेई के निर्देशन में उसके लिए सामग्री परिष्करण करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई बेहतर विकल्प न होने पर एल्डर वेई ने नाखुश होकर कहा, सामग्री को परिष्कृत करने के लिए भी प्रतिभा की आवश्यकता होती है, अन्यथा इससे सामग्री का विनाश हो सकता है। लेकिन चून की साथी दावा पिहुआलियान ने इसका उल्लेख किया है, तो आइए इस लड़के को कुछ समय के लिए यहाँ रहने दें। चिंता न करें, मेरा निर्णय इतना खराब नहीं है। उसकी कम खेती के बावजूद उसकी जादुई शक्ति उल्लेखनीय रूप से शुद्ध है। सबसे बुरी स्थिति में भी जादुई शक्ति और टूल रिफाइनमेंट तकनीकों पर उसका नियंत्रण बहुत खराब नहीं होना चाहिए। एल्डर वेई ने जायान को एक बार फिर से देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा। ये तो ऐसा था, इसमें थोड़ी क्षमता है। ऐसा लगता है कि साथी दावा पिहुआलियान ने मेरे पास कोई भी आम व्यक्ति नहीं लाया है। चूंकि मैंने आपको जिस व्यक्ति की आवश्यकता थी वह ला दी है, परिष्करण प्रक्रिया में कम समय लगना चाहिए। अन्य 2 मठों की तुलना में हमारा अपना मठ प्रगति में पीछे है। हमें इस महान मामले में किसी भी कीमत पर देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम दोषी ठहराए जाएंगे। मैं अब विदा लेती हूँ। एल्डर वेई ने उन्हें विदा किया और वादा किया, निश्चिंत रहें, इस लड़के के साथ मामले में निश्चित रूप से कोई देरी नहीं होगी। जब नन हुआलियान ने यह सुना तो वे संतुष्टि के साथ रवाना हो गईं। जायान और एल्डर वेई को उस छिपे हुए कमरे में छोड़ दिया। अपनी आवाज में कोई दया न दिखाते हुए एल्डर वेई ने फिर कड़े स्वर में कहा, आपने जो कुछ हम कह रहे थे वह सुना होगा। चाहे आप टूल रिफाइनमेंट में रुचि रखते हो या आप में कोई प्रतिभा है, मैं 1 महीने तक आपको टूल रिफाइनमेंट के दावा पर बुद्धिमानी से निर्देश दूंगा और फिर मैं आपको आपके कार्य सौंपेंगे। जब तक आप हर महीने के अंत में मेरे कार्य पूरे करते हैं, आप अपना शेष समय अपनी इच्छानुसार व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने कार्य नहीं पूरे करते हैं तो मैं आपको भेज दूंगा और टूल रिफाइनमेंट हॉल में आपकी जगह के लिए किसी और अधिक उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढूंगा। जी, ये शिष्य पूरी कोशिश करेगा।
जायान ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। जायान का रवैया एल्डर वेई की संतुष्टि के अनुकूल था। एक आराम भाव के साथ उन्होंने जायान को गुप्त कमरे से बाहर ले जाया और कहा, जाहिर है हमारे टूल रिफाइनमेंट हॉल का शिष्य होने के अपने फायदे भी हैं। न केवल हॉल में कुछ जादुई औजार और अर्थफायर रिजर्वॉयर्स हैं जिनका निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है, बल्कि हम अन्य हॉल की तुलना में महीने के अंत में अपने शिष्यों को अधिक स्पिरिट स्टोन्स देते हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपका परिचय आपके साथी शिष्यों से करवाता हूँ। भविष्य में कुछ सामग्रियां होंगी जिन्हें आपको उनके साथ मिलकर परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। जायान का परिचय 3 अन्य क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स से कराया गया और उसे साथ ही एक निवास भी दिया गया। फिर रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री में जायान की खेती शुरू हो गई। तथाकथित टूल रिफाइनमेंट हॉल मठ की चोटी के नीचे मध्य भाग में स्थित था और यह एक आंगन था जो पूरी तरह से मुख्य मठ से अलग था। वहां ज्यादा इमारतें नहीं थीं। अर्थफायर हॉल और टूल रिफाइनमेंट के लिए कई इमारतों के अलावा बात करने लायक कुछ और नहीं था। हॉल के शिष्यों को पास की गुफाओं में रहने की भी आवश्यकता थी। जायान सहित 4 निम्न श्रेणी के टूल रिफाइनमेंट शिष्यों के अतिरिक्त क्यूई कंडेंसेशन की 8वीं और 9वीं परत के 2 मध्यम आयु वाले कल्टीवेटर्स थे जो एल्डर वेई के सहायक के रूप में कार्य करते थे। ये देखते हुए कि पूरे टूल रिफाइनमेंट हॉल में केवल 7 लोग थे, ये छोटा स्थान पर्याप्त से अधिक था। दिन प्रतिदिन रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री के कई पुरुष और महिला शिष्य या तो जादुई औजार किराए पर लेने या सीधे हॉल से विभिन्न जादुई औजारों को परिष्कृत करने का अनुरोध करने के लिए आते थे। और चूंकि यह एक महिला मठ था, अधिकांश शिष्य महिलाएं थीं, लेकिन उन सभी को नन नहीं था। काफी कुछ युवतियां थीं जिनकी शानदार दिखावट से पता चलता था कि वे धनी परिवारों से आई थीं। जायान के शांत निरीक्षण में उसने पाया कि अन्य 3 टूल रिफाइनमेंट हॉल के शिष्य हर दिन हड्डी तोड़ मेहनत करने के बावजूद वहां से गुजरने वाली महिला कल्टीवेटर से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। लेकिन चूंकि उनकी खेती ठहराव की स्थिति में थी, वे जानते थे कि वे केवल जादुई औजारों को परिष्कृत करके ही अपनी बात बना सकते हैं। जो कुछ पुरुष शिष्य रुकते थे वे टूल रिफाइनमेंट शिष्यों के समान थे। वे शिष्य थे जो मठ के बाहर रहते थे और स्पेल फॉर्मेशंस की खोज, दवा की गोलियों को परिष्कृत करने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। महिला शिष्यों के संबंध में वे पूरी तरह से खेती पर केंद्रित थीं। जायान ने इन परिस्थितियों को मन ही मन अस्वीकार किया, लेकिन वह इन मामलों में हस्तक्षेप करने वाला नहीं था। इसके अलावा अन्य 3 शिष्य अन्य शिष्यों की देखभाल के प्रभारी थे। जायान के संबंध में वह सामग्री को परिष्कृत करने और शुद्ध करने का तरीका सीखने पर केंद्रित था। हर दिन एल्डर वेई 2 घंटे टूल रिफाइनमेंट की कुछ बुनियादी बातें सिखाने में बिताते थे और वे जायान को व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन भी देते थे। जायान के मूल ज्ञान और खेती के साथ उसे नहीं लगता था कि उसे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टूल रिफाइनमेंट मास्टर से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों में उसे काफी झटका लगा। हालांकि एल्डर वेई की खेती ऊंची नहीं थी, लेकिन टूल रिफाइनमेंट के दावा में उनकी उच्च उपलब्धियां थीं। सामग्री को शुद्ध करने से लेकर टूल रिफाइनमेंट तकनीकों तक ऐसा लगता था कि उन्होंने कई संप्रदायों की गुप्त टूल रिफाइनमेंट तकनीकों का अध्ययन किया था। जायान ने जो टूल रिफाइनमेंट कौशल और ज्ञान पहले कभी नहीं सुना था, ऐसी तकनीकें भी थीं। केवल 10 दिनों में उसे इस अप्रत्याशित आश्चर्य से बहुत लाभ हुआ। ऐसा लगता था कि ग्रेट जिन को खेती की पवित्र भूमि कहे जाने का कारण था। एक साधारण दावापी मठ का टूल रिफाइनमेंट मास्टर प्राचीन काल से संरक्षित और कई पीढ़ियों के टूल रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर्स द्वारा शोध की गई नई तकनीकों सहित इतनी अधिक टूल रिफाइनमेंट विधियों पर नियंत्रण रखता था। हेवनली साउथ और स्कैटर्ड स्टार सीज की सरल टूल रिफाइनमेंट तकनीकों की तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। ये वास्तव में एक आंख खोलने वाला अनुभव था। सच कहा जाए तो जायान की वर्तमान टूल रिफाइनमेंट तकनीक काफी साधारण थी। उसने क्यूई यूनक्सियाओ ची यूनशाओ 1 से जो तकनीकें हासिल की थीं, वे जायान की वर्तमान खेती और ज्ञान के सामने उथली थीं। स्कैटर्ड स्टार सीज और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में अपने समय के दौरान उसने टूल रिफाइनमेंट तकनीकों के संबंध में कई जेड स्लिप्स देखी, लेकिन उनमें से बहुत कम ही वास्तव में उपयोगी थीं। अब जबकि उसे इतना दुर्लभ अवसर मिला था, वह इसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ब्राइटजाडे आर्ट्स की खेती करने के अपने समय के अलावा वह एल्डर वेई की शिक्षाओं को ईमानदारी से दिल पर लगा रहा था और इतना प्रयास दिखा रहा था कि बूढ़े आदमी को संतुष्टि हुई। जायान ने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जो बूढ़े आदमी के लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल थे, जिससे उन्होंने अनजाने में अधिक विस्तृत व्याख्या दी। परिणामस्वरूप महीने के दौरान एल्डर वेई का जायान के प्रति रवैया बहुत बदल गया। उनका ठंडा व्यवहार एक मित्रवत अभिव्यक्ति से बदल गया, जिससे अन्य 3 शिष्य जो बूढ़े आदमी के स्वभाव से भलीभांति परिचित थे, वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। ईर्ष्यालु होकर उन्होंने जायान के साथ ठंडा व्यवहार किया, लेकिन चूंकि एल्डर वेई ने उसे पसंद किया था, तीनों उसके लिए जल्दबाजी में कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सके। जायान ने इस व्यवहार का स्वागत किया। वह हमेशा एक एकाकी व्यक्ति रहा था और इससे उसे शांतिपूर्वक खेती करने का अवसर मिला जिसमें कोई उसे परेशान न करे।
1 महीने बाद सामग्रियों को शुद्ध करने के विभिन्न तरीकों के अलावा एल्डरवेई ने उसे टूल रिफाइनमेंट के लिए कुछ अनूठी तरकीबें और बहुत कुछ सिखाया, जिन सभी को ज़ायान ने याद रखा। प्राप्त ज्ञान से प्रेरित होकर उसने योजना बनाई कि जैसे ही वह अपनी जादुई शक्ति बहाल कर ले, वह तुरंत रीजन भर में टूल रिफाइनमेंट तकनीकों की खोज करेगा, जिससे बाद में 7 फ्लेम फैन और मोनार्क सोल डाइवर्जेंस के पपेट शरीर में सुधार होगा और उनकी शक्ति को एक पूरी परत से मजबूत किया जा सकेगा। पहले महीने के अंत में ज़ायान को तुरंत सामग्री परिष्करण के लिए कार्यों का एक सेट दिया गया, जैसा कि उसे पहले सूचित किया गया था, लेकिन उसे ऐसे कार्य नहीं दिए गए जो उसकी छिपी हुई खेती के लिए बहुत कठिन हो। परिणामस्वरूप वह उन्हें आसानी से पूरा करने में सक्षम था और अपना शेष समय ब्राइडज़ेड आर्ट्स की खेती करने में बिता सका। 4 महीने बिना किसी घटना के बीत गए और ज़ायान को पता चला कि रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री में प्रवेश करना सही विकल्प था। इस समय एल्डरवेई अत्यधिक व्यस्त प्रतीत हो रहे थे। हर महीने के अंत में 4 शिष्यों को दिए जाने वाले टूल रिफाइनमेंट कार्यों के अलावा वे अर्थफायर हॉल के सीक्लूडेड रूम में बंद थे। इस अवधि के दौरान नन हुआलियान ने कुछ बार दौरा किया, लेकिन वे हमेशा एल्डरवेई के साथ गुप्त चर्चा करने के लिए गुप्त कमरे में छिप जाती थीं। दोनों काफी सावधान थे और अवधि के लिए हमेशा एक अलार्म रिस्ट्रिक्शन जारी करते थे। लेकिन चूंकि ज़ायान ब्राइडज़ेड आर्ट्स की खेती में मेहनत से लगा हुआ था, उसने इस मामले पर अपनी जिज्ञासा को नजरअंदाज कर दिया और उन पर जासूसी करने के प्रयास में पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठाया। एक दिन ज़ायान ध्यान की स्थिति में पैर मोड़कर बैठा हुआ था। उसका ऊपरी शरीर एक अजीब स्थिति में मुड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ मंत्र मुद्रा इनकैंटेशन जेस्चर में बने हुए थे और जमीन पर बिछे मैट के सहारे थे। उसके शरीर पर हल्की सुनहरी रोशनी की एक परत थी जो हल्के से कांप रही थी। करीब से निरीक्षण करने पर कोई भी पाएगा कि ज़ायान की त्वचा दिखाई देने वाली नसों और धमनियों के धागों से घनी भरी हुई थी। वहां अंडे के आकार की गांठें भी थीं जो ऐसे घूम रही थीं मानो वे जीवित हों। हर बार जब उसका शरीर कांपता था तो उसका चेहरा ऐंठता था और वह पीड़ा की अभिव्यक्ति दिखाता था। पसीने की बूंदें कभी कभी उसके माथे से बहती थीं, मानो वह अपने शरीर को अत्यधिक बल के अधीन कर रहा हो, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। लेकिन जल्द ही ज़ायान के शरीर से सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने एक लंबी सांस ली और मंत्र मुद्राओं को छोड़ दिया, इससे पहले कि वह नियमित ध्यान की स्थिति में लौट आए। उस क्षण उसके शरीर की विचित्रताएं जल्दी से गायब हो गईं और यह पलक झपकते ही सामान्य हो गया। 1 QE यूनक्सियाओ एक QE कंडेंसेशन कल्टीवेटर था जिसका परिचय अध्याय 277 में दिया गया था। ज़ायान ने बाद में उसके टूल रिफाइनमेंट अनुभवों को हासिल किया और उसकी मृत्यु का बदला लिया। जैसे ही ज़ायान ने महसूस किया कि उसके शरीर से तीव्र जलन भरी गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है, उसने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति उभर आई। ब्राइडज़ेड आर्ट्स अत्यंत प्रबल था। नासेंट सोल को संघनित करने और अपने शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद वह अपने शरीर को तपाने की इस यातना को मुश्किल से सहन कर पा रहा था, जिससे वह बहुत हैरान था। वरिष्ठ, क्या ब्राइडज़ेड आर्ट्स की खेती में वास्तव में कोई समस्या नहीं है? ज़ायान ने चिंतित स्वर में मोनार्क सोल डाइवर्जेंस से पूछा। मैं केवल दूसरी परत की खेती कर रहा हूं और यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे सभी मुंडित बौद्ध लोग देर नासेंट सोल चरण तक पहुंचने के बाद ही इस तकनीक की खेती शुरू करने का इंतजार करते थे। यदि उन्होंने इस तकनीक को पूरा करने तक खेती की होती तो उनका जीवनकाल समाप्त हो गया होता। और कॉ फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स इतनी पीड़ा कैसे सहन कर सकते हैं? ये दर्द केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसे उनकी आध्यात्मिक इंद्रिया स्पिरिचुअल सेंस द्वारा भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने आलस्य से जवाब दिया, क्या इसमें कुछ अजीब है? चूंकि बौद्धों ने एक राक्षस कबीले की तकनीक को अपनी तकनीक में बदल दिया था, उन्होंने स्वाभाविक रूप से दर्द को कम करने के तरीकों पर भी शोध किया था। आखिरकार बौद्ध तकनीकें मूल रूप से उन लोगों के लिए थीं जो दर्द सहन करने और धैर्य में निपुण थे, और एक कल्टीवेटर की अतिरिक्त इच्छा शक्ति के साथ ब्राइडज़ेड आर्ट्स का अभ्यास करना संभव है। इस बात के लिए कि यह तकनीक इतनी प्रबल क्यों है, या शायद केवल मनुष्यों के लिए ऐसी हो। ये तकनीक मूल रूप से राक्षसों डीमंस और एल्डर डेविल्स के लिए थी, और ये देखते हुए कि उनके शरीर कितने मजबूत होते हैं, उन्हें ये दर्द ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज़ायान का माथा सिकुड़ गया और उसने एक कड़वा मुस्कान बनाई। यह इसकी व्याख्या करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे पास अन्य बौद्ध तकनीकों की खेती करने का समय नहीं है और मुझे दर्द के बावजूद जबरदस्ती खेती करनी होगी। फिलहाल ये सहनीय है। जल्द ही उसने अपना हाथ उठाया और अपनी आस्तीन पीछे कर दी और अपनी संकरी आंखों से नीली रोशनी चमकाते हुए अपनी भुजा की जांच की। 1 कप चाय पीने के समय के बाद उसने अपनी भुजा पर थपथपाया और अपनी आस्तीन वापस नीचे खींच ली। फिर वह बुदबुदाया, हालांकि मुझे काफी कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन ब्राइडज़ेड आर्ट्स से तपा हुआ शरीर काफी अनूठा है। ये तकनीक शरीर को मजबूत बनाने की अन्य तकनीकों से कहीं अधिक मजबूत है जो मुझे पता है।
एक छोटी सी अवधि में मेरे शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव आया है। जल्द ही जायान चुपचाप बैठ गया और सक्लूडेड रूम से बाहर निकला। कुछ दिन पहले जब वह अपनी निर्धारित सामग्रियों को शुद्ध कर रहा था, तो उसने एल्डवेई द्वारा उसे समझाई गई टूल रिफाइनमेंट तकनीकों को जोड़ा और एक नए टूल रिफाइनमेंट कौशल को समझ लिया। परिणामस्वरूप वह क्रिस्टलीकृत राक्षस कोर क्रिस्टलाइज्ड डेमन कोर के शिल्प प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरा करने में सक्षम हो गया, जिससे उड़ने वाली सुई फ्लाइंग नीडल पूरी हो गई। और पिछले कुछ दिनों के दौरान दोपहर में उसने अर्थफायर रिजर्वॉयर का उपयोग करके उड़ने वाली सुई को और तपाया और उसकी शक्ति में वृद्धि की। जैसे ही वह एक और तपाने के दौर के लिए अर्थफायर रिजर्वॉयर के पास पहुंच रहा था, उसे अचानक मुख्य फाटक की दिशा में कदमों की आवाज सुनाई दी। जायान ध्यान नहीं दे सका और आवाज की दिशा में देखा। उसने 9 युवा कल्टीवेटर्स के एक समूह को देखा जिन्हें अन्य 3 टूल रिफाइनमेंट हॉल के शिष्य अंदर ला रहे थे। समूह का प्रभारी एक युवती थी जो पन्ने रंग के महल के वस्त्र एमरल्ड पैलेस रोब्स पहने थी। वह सुंदर दिखती थी और उसका स्वभाव असाधारण था, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। अपनी उम्र के विपरीत इन युवा कल्टीवेटर्स में उम्र के हिसाब से उच्च खेती थी, क्यूई कंडेंसेशन की 8वीं और 9वीं परत पर। महल के वस्त्र पहने महिला में उन सभी में सबसे अधिक खेती थी, क्यूई कंडेंसेशन की 10वीं परत पर। जायान ने उन पर अपनी नजर डालने के बाद उसने पहचान लिया कि उनकी पहचान निश्चित रूप से ऊंची थी, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की कमर पर फूले हुए भंडारण पाउच स्टोरेज पाउचेस थे। उनमें से 3 की कमर पर आध्यात्मिक पशु थैले स्पिरिट बीस्ट पाउचेस भी थे। जहां तक उन 3 टूल रिफाइनमेंट हॉल के शिष्यों का सवाल था जो उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे, उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और वे समूह की खूब चापलूसी करते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो उन्हें डर था कि कहीं वे उन्हें नाराज न कर दें। जायान ने पलक झपकाए और तुरंत पलट गया, उन्हें देखने का नाटक करते हुए जैसे ही वह अर्थफायर हॉल की ओर बढ़ा। लेकिन जैसा कि यह हुआ, 3 टूल रिफाइनमेंट हॉल के शिष्यों में से सबसे लंबे ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाया, जूनियर मार्शल ब्रदर जायान, यहाँ आओ और हमारी मदद करो। काउंटी लॉर्ड लक्सियू को एक जादुई औजार परिष्कृत करवाना है। कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें विशेष रूप से परिष्कृत किया जाना है। ये कार्य स्वयं चौथी मठ स्वामी फोर्थ मॉनेस्ट्री लॉर्ड ने भेजा है। हम इसमें देरी नहीं कर सकते। काउंटी लॉर्ड, चौथी मठ स्वामी। जायान ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वापस मुड़ने से पहले अपने कदमों को रोकने के लिए मजबूर हो गया। मठ में कुछ समय रहने के बाद जायान को रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री के उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर्स की सामान्य समझ थी। मठ में कोर फॉर्मेशन खेती के 4 स्वामी थे और ऐसा कहा जाता था कि मठ का एकमात्र नासेंट सोल कल्टीवेटर मठ के क्लियर हेवन कोर्टयार्ड में निवास करता था। हालांकि चारों मठ स्वामी ने एक काफी देर की उम्र में कोर फॉर्मेशन चरण प्राप्त किया था, लेकिन कहा जाता था कि उनकी तकनीकें काफी अजीब थीं। और चौथी मठ स्वामी की क्षमताएं चारों में सबसे प्रसिद्ध थीं और पूरे क्षेत्र में उनकी ख्याति थी। प्योर रेवलेशन अकादमी के वरिष्ठ शिक्षक लू ने भी उनके नाम के उल्लेख मात्र से झटका व्यक्त किया था। लेकिन चूंकि इनमें से प्रत्येक मठ स्वामी का स्तर उच्च था, जायान को उनमें से एक को भी देखने का अवसर नहीं मिला था। जायान वहां चला गया और कल्टीवेटर्स के समूह को आंकने की नजर से देखने के बाद शांत भाव से बोला, चूंकि यह चौथी मठ स्वामी के आदेश हैं, हमें उन्हें अपनी सहायता प्रदान करनी होगी। जब समूह ने देखा कि जायान की खेती केवल क्यूई कंडेंसेशन की चौथी परत पर प्रतीत होती है, तो उन्होंने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। समूह के एक नीले वस्त्रधारी पुरुष ने फिर सीधे सीधे कहा, क्या आप सामग्री को परिष्कृत करने में सक्षम हैं? क्या आपकी खेती बहुत कम नहीं है? काउंटी लॉर्ड को परिष्करण के लिए एक बहुत ही दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता है, ब्लडवेन सिल्वर। यदि सामग्री बर्बाद हो गई, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? काउंटी लॉर्ड लक्सियू ने अपने होठों को मुस्कान के साथ बाहर निकाला, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा संदेह चमका। जायान उसके शब्दों से विचलित नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ब्लडवेन सिल्वर वास्तव में एक दुर्लभ सामग्री है। मुझे भी इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए यह बेहतर होगा कि आप किसी अधिक योग्य व्यक्ति को ढूंढें। जब समूह ने ये सुना तो वे क्या कहें, इसके लिए परेशान हो गए। अंततः समूह के एक सुंदर पुरुष ने होश संभाला और तिरस्कारपूर्ण ढंग से फुंकारा। उन्होंने कहा था कि यहाँ एक कुशल टूल रिफाइनमेंट मास्टर है। वह काउंटी लॉर्ड के लिए सामग्री को परिष्कृत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आता? मार्शल सीनियर वेई एक महत्वपूर्ण खजाने को परिष्कृत करने में व्यस्त हैं और पहले ही कई दिनों से सीलबंद एकांत सेक्लूजन में हैं। मुझे डर है कि वे बाहर नहीं आएंगे। 3 टूल रिफाइनमेंट हॉल के शिष्यों में से एक ने जवाब दिया। सामग्री को परिष्कृत करने में केवल एक क्षण लगेगा, काउंटी लॉर्ड लक्सियू ने एक मधुर आवाज में कहा। क्या आप सीनियर मार्शल ब्रदर्स ग्रैंड मास्टर वेई को बाहर आने के लिए कहने में मेरी सहायता नहीं करेंगे? मेरी संपदा के अंदर भी मैंने उनका महान नाम काफी समय से सुना है। मैं उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। उसकी रही सुंदरता टूल रिफाइनमेंट हॉल के कई शिष्यों के दिलों को पिघलाती प्रतीत हो रही थी। जायान ने ये सुनकर अनजाने में अपना माथा सिकुड़ लिया।
महिला विनम्र दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से चतुराई का भाव देखा जा सकता था। उसने इसे देखकर अपने मन में ठंडी हंसी हंसी, लेकिन वह चुप रहा। उस महिला की मधुर आवाज सुनकर तीनों पुरुष अपने आप को खो बैठे थे और सहमत होने के लिए ललचा गए थे। जायान ने ये सुनकर भीतर ही भीतर एक आह भरी। अगर उसे सही याद था तो एल्डरवेई ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक मामला महत्वपूर्ण न हो, उसे और उसके 2 सहायकों को उनके सीक्लूडेड रूम में परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और ये देखते हुए कि मामला सामग्री परिष्करण का था, जो भी एल्डरवेई को ये बताने जाएगा वह निश्चित रूप से पीड़ित होगा। जैसा कि अपेक्षा थी, जो शिष्य अर्थफायर हॉल में गया था वह एक क्षण बाद फीले चेहरे के साथ बाहर भागा। जब वह लौटा तो उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, काउंटी लॉर्ड मार्शल सीनियर वेई वास्तव में आपकी सेवा में नहीं आ सकते। ये बेहतर होगा कि जूनियर मार्शल ब्रदर जायान इसे आजमाएं। चूंकि रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री का टूल रिफाइनमेंट हॉल इतना प्रसिद्ध है, तो तुम तीनों काउंटी लॉर्ड के लिए सामग्री को क्यों नहीं परिष्कृत कर सकते? इस बार समूह की एक अलग युवती ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी दिखाव औसत से ऊपर थी और उसके मुंह के किनारे एक छोटा तिल था। तीनों शिष्यों ने शर्मिंदा होकर एक दूसरे की ओर देखा और सबसे लंबे शिष्य ने तब असहाय भाव से समझाया, मैं ये युवा महिला मिंगजू यंग मिस मिंगजू से छुपाऊंगा नहीं। यदि यह सामान्य सामग्री होती तो हम इसे परिष्कृत करने में सक्षम होते, लेकिन ब्लडवेन सिल्वर जैसी विशेष सामग्रियों के लिए केवल जूनियर मार्शल ब्रदर जायान को मार्शल सीनियर वेई ने परिष्करण प्रक्रिया सिखाई थी। हमारा मुख्य ज्ञान केवल सामान्य जादुई औजारों को परिष्कृत करना है। काउंटी लॉर्ड लक्सियू की चमकदार आंखें जपी और उसने जायान की ओर समझदारी भरी मुस्कान से देखा। ये थोड़ा परेशानी वाला होगा। हमें लेडी युजू ने यहाँ लाया था और हम अधिक देर तक नहीं रह सकते। यदि मैंने यह अवसर खो दिया तो पता नहीं कब मुझे ब्लडवेन सिल्वर को परिष्कृत करने में सक्षम टूल रिफाइनमेंट मास्टर फिर से मिलेगा। ऐसा लगता है कि मुझे इस सीनियर मार्शल ब्रदर से सहायता मांगनी होगी। ठीक है, जब तक काउंटी लॉर्ड जोखिम उठाने को तैयार हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जायान ने शांत भाव से कहा। उसने थोड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह कोई बात नहीं है, कृपया इसे परिष्कृत करने का पूरा प्रयास करें। यदि यह विफल हो गया तो यह बहुत बुरा नहीं होगा। ये सिर्फ एक छूटे हुए अवसर की बात होगी। मैं बाद में फिर से कुछ ढूंढ लूंगी। जायान ने ये सुनकर सिर हिलाया, लेकिन अपने सामने खड़े लोगों के समूह की ओर देखने के बाद उसका माथा सिकुड़ गया और उसने कहा, जब मैं सामग्री को परिष्कृत करता हूं तो मैं बड़ी संख्या में लोगों को अपने ऊपर निगरानी रखते हुए नहीं देख सकता, अन्यथा मेरा ध्यान भटक जाएगा। काउंटी लॉर्ड ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया, ये ठीक है। जब समय आएगा तो केवल मैं ही आपके साथ रहूंगी। अन्य लोग बाहर प्रतीक्षा करेंगे या शायद ये 3 सीनियर मार्शल ब्रदर्स उन्हें इस क्षेत्र का दौरा करवाएंगे। हालांकि उसके अनुयायी अनिच्छुक दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। जायान ने फिर कोई और बात नहीं की और अर्थफायर हॉल की ओर रास्ता बनाया। लड़की ने फिर अपनी आंखों से अपने समूह को अपनी जगह पर रहने का संकेत दिया। अर्थफायर हॉल टूल रिफाइनमेंट हॉल की सबसे महत्वपूर्ण संरचना थी। हालांकि यह केवल 300 मीटर चौड़ाई में फैला था, लेकिन ये 3 मंजिला इमारत थी। सबसे ऊपरी मंजिल सामग्रियों के भंडारण क्षेत्र थी। दूसरी मंजिल वह थी जहां सीधे अर्थफायर का उपयोग करके सामग्रियों को परिष्कृत किया जा सकता था और निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक स्पिरिट स्टूल्स का निर्माण किया जा सकता था। और सबसे निचली मंजिल 100 मीटर गहरा गड्ढा था जहां अर्थफायर एसेंस की सहायता से उच्च श्रेणी के जादुई औजारों को परिष्कृत किया जाता था। जायान अक्सर दूसरी मंजिल पर एक सीक्लूडेड रूम का उपयोग सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए करता था और उसने काउंटी लॉर्ड लक्सियू को उनका ब्लडवेन सिल्वर परिष्कृत करवाने के लिए वहां लाया। कमरा थोड़ा अव्यवस्थित था, इसलिए जब वे पहुंचे तो उसने इसे साफ करने में थोड़ा समय लगाया। क्या यही सीनियर मार्शल ब्रदर जायान सामग्री परिष्कृत करते हैं? काउंटी लॉर्ड लक्सियू ने जिज्ञासापूर्वक कमरे के चारों ओर देखा और विशेष रूप से बड़े कड़ाही और 8 लौकी के आकार के जादुई औजारों गॉड मैजिक टूल्स पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था कि यह पहली बार था जब उसने कोई टूल रिफाइनमेंट स्थल देखा था। क्या हुआ? क्या काउंटी लॉर्ड ने पहले कभी जादुई औजारों को परिष्कृत करते हुए नहीं देखा है? जायान ने थोड़े सिकुड़े हुए माथे से पूछा। उसने कड़ाही के हत्थे को छूते हुए कहा, बचपन से ही मैंने अपनी मामी आंट यू के साथ खेती का पालन किया है और मेरे पास टूल रिफाइनमेंट के बारे में जानने का समय नहीं था। मैं आमतौर पर खेती करने के लिए अपनी संपदा में ही रहती हूँ। जायान ने कड़ाही में राख की ओर देखा और आकस्मिक रूप से पूछा, आपने अपनी संपदा में खेती की? क्या यू एस्टेट किसी आध्यात्मिक शिरा स्पिरिट वेन के ऊपर स्थित है? महिला ने आश्चर्य की अभिव्यक्ति दी और फिर अपने होठों को मुस्कान के साथ मोड़ा। क्या सीनियर मार्शल ब्रदर को नहीं पता कि मैं कौन हूँ? क्या आप वास्तव में उस रॉयल कबीले को नहीं जानते जिससे मैं काउंटी लॉर्ड का दर्जा हासिल करती हूँ?
जायान के हृदय में एक अनुभूति हुई और उसने हंसते हुए कहा, मैं काफी अज्ञानी हूं और आपकी पहचान से अनजान हूं। आप अज्ञानी हैं? हे, ये बहुत अच्छा है। मुझे काउंटी लॉर्ड के रूप में अपनी स्थिति का नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। सच कहूं तो मेरा ग्रेट जिन के शाही परिवार से केवल दूर का रिश्ता है, लेकिन मैंने ग्रेट जिन के सम्राट का चेहरा कभी नहीं देखा है। मैं हमेशा अपने मास्टर के साथ खेती करती रही हूं और कभी शाही हवेली का दौरा नहीं किया है। युवती के चेहरे पर खुशी की एक झलक गुजर गई और उसका रवैया जल्दी से एक कुलीन महिला के गौरवपूर्ण आकर्षण से बदलकर एक अजीबोगरीब चंचल युवती में बदल गया। क्या आप रॉयल परिवार की हैं? जायान का चेहरा आश्चर्य से बदल गया। युवती कमरे में मौजूद एकमात्र कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपना सिर झुकाया। फिर एक मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या हुआ? क्या आप हैरान हैं? मेरा काउंटी लॉर्ड का खिताब असली है, लेकिन ये केवल कुछ ऐसा है जो सम्राट ने मुझे प्रदान किया है। यदि ये तथ्य न होता कि मेरी मामी ने कहा था कि आने से पहले मुझे शाही परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना है, तो मैं इस तरह से सजी धजी नहीं होती और उन लोगों के समूह से परेशान नहीं होती। उनकी पूरी दिन की खाली बातें सचमुच उबाऊ और थकाऊ हैं। वर्तमान में मैं केवल सीनियर मार्शल ब्रदर जायान के साथ आराम महसूस कर रही हूँ। आप इतने बेढंगे नहीं होंगे और बकवास शुरू नहीं करेंगे, है ना? जायान ने एक खांसी लगाई और कहा, उस स्थिति में मैं वैसे ही बात करता रहूंगा जैसा अभी कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका पूज्य पूर्वज एक साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या आपने ग्रेट जिन के 4 महान भटकते हुए कल्टीवेटर्स, 4 ग्रेट वेग्रेंट कल्टीवेटर्स के बारे में सुना है? मेरे दादा उनमें से एक हैं। लेक्सियू ने ये कहते समय अपना सिर उठाया मानो उसे गर्व था। जब जायान ने ये सुना तो उसका चेहरा बहुत बदल गया और उसने चौंक कर कहा, 4 महान भटकते हुए कल्टीवेटर्स। मेरी अज्ञानता के बावजूद मैंने भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना है। तो ये पता चला कि काउंटी लॉर्ड एक और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं वास्तव में अनादर कर चुका हूँ। वह पहचान आपके काउंटी लॉर्ड के खिताब से कम नहीं है। आपके भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। उसने 4 महान भटकते हुए कल्टीवेटर्स के बारे में काओ मेंगरोंग से सुना था। वे देर और मध्य नासेंट सोल चरण पर थे और उनमें से प्रत्येक की क्षमताएं सामान्य नासेंट सोल कल्टीवेटर से कहीं अधिक थीं। हाँ, बिल्कुल सही। हर कोई मेरे पूर्वज के नाम को जानता है। मुझे विश्वास है कि दूसरों को भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए। लेक्सियू ने जायान की प्रशंसा को बेधड़क स्वीकार कर लिया। जायान ने अपनी नाक पर हाथ फेरा और उसे थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। उसने महिला पर और ध्यान नहीं दिया और फिर बड़े कड़ाही पर कई मंत्र मुद्राओं, स्पेल सीव्स का प्रहार किया। कड़ाही लपटों में उबलने लगा और प्रकाश से चमकने लगा। युवती ने अपनी जिज्ञासा नहीं छिपाई और उसने चमकते हुए जेट काले पत्थर को चमकती आंखों से देखा और विशेष रूप से जायान की कार्यवाही पर ध्यान दिया। एक बार जब कड़ाही पूरी तरह से सक्रिय हो गया तो वह लेक्सियू की ओर मुड़ा और बोला, सामग्री निकालिए। ये रहा। युवती ने पलक झपकाए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि दूसरों के सामने विनम्र बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सीनियर मार्शल ब्रदर वास्तव में विफल हो गए और इस मुश्किल से प्राप्त सामग्री को बर्बाद कर दिया, तो आपको मुझे भरपाई करनी होगी। इसके बाद उसने एक मुट्ठी भर आकार का एक पत्थर निकाला और जायान को सौंप दिया। पत्थर चमकदार चांदी जैसा था, लेकिन इसमें अनगिनत लाल धागे मिले हुए थे। उसने अपने हाथ में पत्थर को देखा और युवती की हंसी मजाक भरी बातों पर भीतर ही भीतर आंखें घुमाईं। एक क्यूई कंडेंसेशन शिष्य होने के नाते एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए भी इस दुर्लभ सामग्री का टुकड़ा हासिल करना मुश्किल होता। यदि वह एक सच्चा क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर होता तो यह अजीब होता अगर वह उसे भरपाई करने में सक्षम होता। जायान ने अपना ध्यान फिर से कड़ाही पर केंद्रित किया और पत्थर को उसके अंदर फेंक दिया। फिर कई पूरक सामग्रियों को उसके अंदर रखने के बाद वह जमीन पर पैर मुड़कर बैठ गया। उसने अपने शरीर पर एक ताबीज टैलिस्मैन थपथपाया और उसके शरीर पर नीली रोशनी की एक परत प्रकट हुई। एक मंत्र के उच्चारण के बाद जमीन पर रखे 8 लौकी के आकार के जादुई औजार चमकदार प्रकाश से चमकने लगे और कड़ाही के निचले हिस्से पर लाल लपटों की 8 धाराएं छोड़ने लगे। कमरे का तापमान अचानक बढ़ने लगा। ... जैसे ही जायान ब्लडवेन सिल्वर को परिष्कृत करने में व्यस्त था, पहाड़ की चोटी पर एक सीक्लूडेड इमारत में एक बूढ़ी दावापी नन और एक मध्यम आयु वाली महिला चर्चा कर रही थीं। गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दावापी नन ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमारे शाही परिवार ने इसके लिए पहले ही 400 से अधिक वर्षों तक तैयारी की है। इस योजना को छिपाने के लिए 8 पीढ़ियों के सम्राटों ने कठिन प्रयास किए हैं। यदि यह विफल हो गया तो न केवल हमें वे 2 खजाने नहीं मिलेंगे बल्कि पूरा शाही परिवार विनाश का शिकार हो जाएगा। हमारा ये कबीला, ये क्लैन गुप्त रूप से शक्ति जुटा सका है, लेकिन यदि हम वास्तव में बौद्धों और अन्य गुटों से टकराए तो हम पहले ही प्रहार में ढह जाएंगे। जहां तक उन सड़े हुए कन्फ्यूशियन लोगों का सवाल है, वे कह सकते हैं कि वे सिंहासन का वफादारी से समर्थन करते हैं, लेकिन यदि हमने उनका ध्यान आकर्षित किया तो मुझे डर है कि वे ही हमारे शाही परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पहले लोग होंगे।
मुझे हमेशा लगता है कि हमारा ये कबीला आग के साथ खेल रहा है। सुंदर महिला ने एक आह भरी और कहा, चाची, हम सभी इसे जानते थे, लेकिन ये हमारे कबीले के लिए अन्य शक्तियों से मुक्त होने का एक महान अवसर है। और भूल न जाए कि हमारे साथ में महान चाचा और अन्य लोग कैसे मरे थे। जब उन्होंने देखा कि हमारा शाही परिवार थोड़ा शक्तिशाली हो गया है, तो कई महान गुटों ने उनसे निपटने के लिए कई नासेंट सोल कल्टीवेटर्स को एक साथ भेज दिया। इसके बाद उन्होंने हत्याओं के औचित्य के लिए आकस्मिक रूप से एक कारण खोज लिया। यदि हम इस भयावह स्थिति से मुक्त नहीं हुए, तो हमारा शाही ये कबीला केवल नाम मात्र का शीर्ष कुलीन कबीला होगा, जबकि सच्चाई में हम केवल एक ऐसा संसाधन है जिसे महान गुटों ने स्वीकार किया है। जब तक किंवदंतियां सच हैं और हम वास्तव में इन 2 खजानों को प्राप्त करते हैं, हमारे वर्षों के दर्दनाक प्रयासों का फल मिलेगा और हम उन महाशक्तियों को केवल शक्ति के माध्यम से हमें मान्यता देने के लिए मजबूर करेंगे। तब वे हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दावा पीनन की आंखों में एक ठंडी चमक जगमगाई और उन्होंने फुंफकारा, फिर एक भयावह स्वर में बोली, हालांकि कल्टीवेशन की दुनिया में किंवदंतियों ने डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स की अकल्पनीय शक्ति का ऐलान किया है, लेकिन मुझे विश्वास करने में कठिनाई हो रही है कि इन खजानों में से 2 पूरी दुनिया को पूरी तरह से पलट देंगे और हमें इन महाशक्तियों के बराबर खड़ा कर देंगे। मुझे डर है कि हम अपनी सीमा से अधिक फैल जाएंगे और महाशक्तियों को भड़काकर आपदा को आमंत्रित करेंगे जिससे वे हमें मिटा दें। यदि मुझे सही याद है तो उन महाशक्तियों के पास भी इसी स्तर के खजाने होने चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि उनके पास कितने हैं, लेकिन एक भी खजाना हमारे ये कबीले को समाप्त करने की क्षमता रखेगा। सुंदर महिला ने अपना माथा सिकुड़ा और गंभीरता से जवाब दिया, डेटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स इस दुनिया में निष्पक्ष होते हैं। डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स के साथ भी हमारे 3 महान पूर्वज ऐसे राक्षसों का बचाव करने में मुश्किल से सक्षम होंगे। हालांकि आपको इस बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे ये कबीले ने 100 साल पहले इस मामले की गुप्त रूप से जांच की थी। बहुत से विश्लेषण के बाद, यह मानते हुए कि उन राक्षसों का जीवनकाल नासेंट सोल कल्टीवेटर से 1000 साल अधिक है, पिछले 2000 वर्षों में केवल कुछ कल्टीवेटर्स ही डेटी ट्रांसफॉर्मेशन चरण तक पहुंचने में सक्षम रहे हैं। उनमें से एक छोटा सा हिस्सा सफल हो सकता है और उनमें से अधिकांश को आत्मा क्षेत्र स्पिरिट रेल्म में चढ़ा दिया जाना चाहिए, जिससे नश्वर क्षेत्र में सबसे अधिक 2 या 3 ही बचे होंगे। इसके अलावा इन लोगों को नश्वर क्षेत्र में रहने के लिए भारी लागत चुकानी पड़ रही होगी। न केवल उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं और वे आसानी से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, बल्कि उनकी खेती को भी जबरदस्ती देर नासेंट सोल चरण तक दबाया जा रहा होगा। इसके अलावा उन राक्षसों को संभवतः एक गुट के उदय पर कोई कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। दावा पीनन का चेहरा ये सुनकर और भी उदास हो गया। आप इसे कैसे जान सकती हैं? क्या मतलब यह है कि यह जानकारी जो आपने अनुमान और कुछ सवालों से हासिल की है? वर्षों से अनगिनत कल्टीवेटर्स ने डेटी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने के बाद नश्वर क्षेत्र में रहने वाले कल्टीवेटर्स की गुप्त जानकारी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी विफल रहे। आप केवल 100 वर्षों के बाद इस ज्ञान को इतनी स्पष्ट रूप से कैसे समझ सकती हैं? क्या आपका आत्मविश्वास मुझे धोखा देने का प्रयास है, या ऐसा कुछ है जिसका आप उल्लेख नहीं कर रही हैं? देखकर कि उनकी चाची क्रोधित हो गई हैं, महिला ने जल्दबाजी में समझाया, हमारी आपको मूर्ख बनाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि यह जानकारी कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे ये कबीले ने खोजी हो, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हमने एक बड़े से प्राप्त किया है, जिसे हमने बड़े की उपाधि दी है। बड़े, ये कबीले ने एक और बड़े कब के लिए हासिल किया? क्या वह एक भटकता हुआ कल्टीवेटर है या किसी छोटे संप्रदाय का कोई व्यक्ति? क्या इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी? दावा पीनन ने अपनी घबराहट में जल्दी जल्दी कई सवाल पूछे। चिंता न करें चाची, ये व्यक्ति ग्रेट जिन का कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि सोअरिंग स्काई प्लेन्स का एक भटकता हुआ कल्टीवेटर है। उनकी क्षमताएं काफी प्रभावशाली हैं और हमने पहले ही इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच की है और कुछ भी गलत नहीं पाया है। उन्होंने सोअरिंग स्काई टेम्पल को नाराज कर दिया था और भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे कबीले ने अभी तक उन्हें ये बात प्रकट नहीं की है। ओह, ये काफी अच्छा है। हालांकि मैं आपकी आगामी योजनाओं से सहमत नहीं हूं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने पहले ही योजना को गति दे दी है। वे 2 डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स हासिल करने ही होंगे। हम केवल बाद में क्या होगा इसकी चिंता कर सकते हैं और स्थिति के अनुसार कदम उठा सकते हैं, लेकिन अब से आपको सावधान रहना होगा। उन महाशक्तियों के जासूस हर जगह हैं और हमारी बड़ी गतिविधियां निश्चित रूप से उनका ध्यान आकर्षित करेंगी। हमें किसी भी जानकारी को लीक नहीं होने देना होगा, दावा पीनन ने चेतावनी दी। सुंदर महिला ने एक कड़वा मुस्कान बनाई और असहाय भाव से कहा, हमें डर है कि हमने पहले ही कुछ समझदार लोगों के संदेह को जगा दिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान महाशक्तियों ने राजधानी शहर में अपनी रैंक को मजबूत करने के लिए कई अतिरिक्त कल्टीवेटर्स भेजे हैं। दावा पीनन का चेहरा उतर गया और उन्होंने पूछा, क्या उनमें कोई नासेंट सोल कल्टीवेटर था? नहीं, लेकिन उनके द्वारा भेजे गए कल्टीवेटर्स सभी कोर फॉर्मेशन चरण के थे।
राजधानी शहर पर निगरानी रखने वाले नासेंट सोल कल्टीवेटर्स की संख्या भी उतनी ही है। ये ठीक रहेगा, बूढ़ी दावा पीनान ने धीरे धीरे कहा। ऐसा लगता है कि वे केवल कुछ हद तक संदिग्ध हैं और उन्होंने वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं किया है। जब से थ्री रॉयल्स मोनास्ट्री ने ये जानकारी जारी की है कि वह एक महत्वपूर्ण खजाना परिष्कृत करना चाहता है, इसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है जो अन्यथा आपके तरफ दबाव डालता। कुछ विचार के बाद दूसरी महिला ने कहा, आपके आदेश सही विकल्प थे, लेकिन यह उल्लेख करना उचित होगा कि हालांकि थ्री रॉयल्स मोनास्ट्री द्वारा परिष्कृत किया जा रहा खजाना केवल एक चारा है, यदि इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया गया तो ये हमारी शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। यदि संभव हो तो हमें इसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं इससे भलीभांति परिचित हूँ, दावा पीनन ने कहा। माउंटेन क्रशिंग सील एक ऐसा खजाना है जो पृथ्वी को भी चीर सकता है, यहाँ तक कि इसकी नकल भी एक उत्कृष्ट हथियार होगी। यदि हम इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में कामयाब हो गए तो ये हमारी रैंक में एक और देर नासेंट सोल कल्टीवेटर होने के बराबर होगा। हमें इसे सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। दूसरी ओर, मैंने सुना है कि आपके दूसरे चाचा ने कहा था कि वे कुछ शक्तिशाली भटकते हुए कल्टीवेटर्स की भर्ती करना चाहते हैं। वह काम कैसा चल रहा है? वे काफी समय से भटकते हुए कल्टीवेटर्स की भर्ती करने पर लगे हुए हैं। 4 महान भटकते हुए कल्टीवेटर्स में से 2 पहले ही शाही परिवार की सेवा में प्रवेश कर चुके हैं। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, उन्हें खोजना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्हें भर्ती करना असंभव होगा। हालांकि ल्यूमिनस वेस्ट माउंटेन का घोस्ट मोनाक और माइरियट डेमन वैली का डिप्टी वैली लॉर्ड शियोंग भी महाशक्तियों के नियंत्रण से बचने के लिए हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं। जब समय आएगा तो उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ऐसे छोटे संप्रदाय भी हैं जिन्होंने हमारे प्रति भलीभाव प्रदर्शित किया है। इसके बाद बूढ़ी दावा पीनन और सुंदर महिला ने समय धीरे धीरे बीतते रहने के साथ अपनी विस्तृत चर्चा जारी रखी। अर्थफायर हॉल के अंदर काउंटी लॉर्ड लक्सियू आंखों को फाड़कर एक अंडे के आकार के चांदी के टुकड़े को देख रही थी, जो आपस में उलझी हुई चांदी और लाल रोशनी में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। महिला ने हाथ में सामग्री को घुमाया और मुस्कुराते हुए जायान से बोली, सीनियर मार्शल ब्रदर जायान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में ब्लडवेन सिल्वर को परिष्कृत कर पाएंगे और इतनी उच्च शुद्धता के साथ। एल्डर वेई को आपके जैसे कुशल शिष्य होने पर निश्चित रूप से गर्व होगा। मैं कई बाजार शहरों के टूल रिफाइनमेंट कक्षों में गई, लेकिन उनके किसी भी टूल रिफाइनमेंट मास्टर को इस सामग्री को ठीक से परिष्कृत करने में आत्मविश्वास नहीं था। जायान ने एक मधुर मुस्कान के साथ जवाब दिया, मार्शल सीनियर वेई की टूल रिफाइनमेंट तकनीकें सामान्य टूल रिफाइनमेंट मास्टर्स की तुलना में नहीं की जा सकती। इसके अलावा मैं मार्शल सीनियर वेई का शिष्य नहीं हूँ, बल्कि टूल रिफाइनमेंट हॉल के लिए एक अस्थायी सहायक हूँ। जब समय आएगा तो मैं पूरे दिल से खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मेरी वर्तमान टूल रिफाइनमेंट तकनीकें कुछ ऐसा है जो मैंने केवल आकस्मिक रूप से सीखी है। जब युवती ने जायान की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति छा गई। क्या ऐसा है? क्या बर्बादी है? टूल रिफाइनमेंट में आपका बहुत अधिक प्रतिभा है क्योंकि आप ब्लडवेन सिल्वर को शुद्ध करने में सक्षम थे। चूंकि मैंने काउंटी लॉर्ड के ब्लडवेन सिल्वर को परिष्कृत करना समाप्त कर लिया है, अब मेरे पास अन्य महत्वपूर्ण काम है जिन पर ध्यान देना है और मैं आपकी संगति जारी नहीं रख सकता। जैसे ही जायान ने कमरे में टूल रिफाइनमेंट के जादुई औजारों को साफ करना शुरू किया, उसने अचानक लेक्सियू को कहते हुए सुना, कृपया प्रतीक्षा करें। उसने ब्लडवेन सिल्वर को हटा दिया और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा है कि मैं इतनी बदसूरत हूं कि मेरी उपस्थिति आपको जाने पर मजबूर कर रही है? और किसने कहा कि मुझे केवल इतना ही परिष्कृत करना था? मेरे पास अभी भी अन्य सामग्रियां हैं जिनका सामना करना होगा। मुझे नहीं पता था कि सीनियर मार्शल ब्रदर कितने कुशल हैं और मैं उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर सकी। अब मुझे आपके कौशल पर पूरी आत्मविश्वास है। इसके बाद उसने 1 फुट लंबा जेड बॉक्स निकाला और जायान को सौंप दिया। तब उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। उसने हाथ में जेड बॉक्स का वजन किया लेकिन उसे खोला नहीं। फिर एक कड़वे भाव के साथ उसने कहा, क्या अभी और भी सामग्रियां हैं? काउंटी लॉर्ड मेरा अति मूल्यांकन कर रही हैं। मेरी वर्तमान खेती के साथ मैंने केवल ब्लडवेन सिल्वर को परिष्कृत करते हुए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। मैं कोई और सामग्री परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा था, आपकी जादुई शक्ति बहुत उथली है। हालांकि इस वस्तु को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि आप सामग्री को संभालने में मेरी मदद करें और इसकी आध्यात्मिक प्रकृति के क्षय को कम करें। मुझे आपको बताना होगा कि मैं इसे आपको दिखाने के बाद आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा है जो मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया है और मुझे लगता है कि दुनिया में इसके जैसे बहुत कम होंगे। कौन सी वस्तु इतनी दुर्लभ हो सकती है? जायान के आश्चर्य में उसने अपने हाथ में जेड बॉक्स की ओर देखा और जिज्ञासापूर्वक उसे खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसमें से एक चमकदार लाल रोशनी अचानक चमकी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं।
अपनी घबराहट में उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी क्योंकि उसने अनजाने में ब्राइट साइड स्पिरिट आइज को सक्रिय कर दिया। ये आपकी, यह जायान और युवती दोनों ने एक साथ आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। बॉक्स में एक पारदर्शी पंख था जो आधा फुट लंबा था। ये लाल प्रकाश के साथ चमक रहा था मानो ये लपटों से बना हो। वास्ट यांग बर्ड का पंख। लेकिन ये काफी अलग है, जायान बॉक्स की सामग्री को घूरते हुए बुदबुदाया। वास्ट यांग बर्ड क्या है? यह एक ब्लैक फीनिक्स का पंख है। जब मेरे दादा मुझे एक शक्तिशाली वरिष्ठ से मिलने के लिए समुद्र के पार ले गए तो मैंने उस मौके का फायदा उठाया जब उनका आध्यात्मिक पक्षी सो रहा था और चुपके से उसका पंख निकाल लिया। हे, वह मूर्ख पक्षी गहरी नींद में था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। ये सही है, आपकी आंखों को क्या हुआ? उनमें से नीली रोशनी निकली थी। ये बहुत दिलचस्प है, क्या ये कोई जादुई तकनीक है? फिर वह जायान की आंखों को घूरने लगी, आशा के साथ कि वह कुछ पहचान पाएगी। लेकिन जायान को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने पहले ही ब्राइट साइड स्पिरिट आइज को रद्द कर दिया था, जिससे वह कुछ भी समझने से बच गई। उस क्षण वह पंख को घूर रहा था और अपनी आध्यात्मिक इंद्रिया स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग करके मोनार्क सोल डाइवर्जेंस के साथ चर्चा कर रहा था। ब्लैक फीनिक्स का पंख, क्या यह एक अग्नि गुण वाला आध्यात्मिक पक्षी नहीं है जो वास्ट यांग बर्ड के बराबर था? क्या यह एक प्रतिस्थापन के रूप में काम कर सकता है? जायान ने गंभीरता से पूछा। ब्लैक फीनिक्स केवल फ्लेम फीनिक्स का एक विचलन है। पक्षी में प्राचीन काल से उतरी एक रक्तरेखा हो सकती है और इसमें अद्भुत क्षमताएं हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये दो सामग्रियां आपस में विनिमय योग्य नहीं हैं। कुछ संशोधनों के साथ हम इस पंख को जोड़ सकते हैं और सरलीकृत 7 फ्लेम फैन की शक्ति को एक पूरे स्तर तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस पंख की आध्यात्मिक प्रकृति बहुत क्षय हो चुकी है। यह अब एक उपयुक्त सामग्री नहीं रह गई है, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने निराशा के साथ कहा। फिर एक हैरान स्वर में उसने जोड़ा, लेकिन मुझे ये काफी प्रभावशाली लग रहा है। जब मैंने अतीत में ग्रेट जिन का दौरा किया था तो मैंने कभी किसी भी विचित्र व्यक्ति को इस पक्षी को पालते हुए नहीं सुना था। तो ऐसा था, जब जायान ने ये सुना तो वह बहुत निराश हुआ। उस क्षण लेक्सियू अधीरता के भाव के साथ उसे देख रही थी। वह जायान की आंखों से निकली नीली रोशनी के बारे में बहुत जिज्ञासु थी। जब उसने उसका भाव देखा तो उसने अपनी नाक पर हाथ फेरा और दिल में एक कड़वा मुस्कान बनाया। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ फिर उसने धीरे धीरे जवाब दिया, मेरी आंखों से प्रकाश चमकने का कारण यह है कि मैंने उन्हें धोने के लिए स्पिरिट वाटर का उपयोग किया था। यह विधि केवल मेरी आंखों को थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करती है। यह मेरे जैसे निम्न श्रेणी के कल्टीवेटर्स के लिए केवल एक छोटी कला है। लेक्सियू का उत्साह बढ़ गया और उसने उत्सुकता से पूछा, आपने अपनी आंखों को धोने के लिए किस स्पिरिट वाटर का उपयोग किया? क्या आपके पास और है? क्या आप मुझे थोड़ा दे सकते हैं? स्पिरिट वाटर केवल परिष्करण के तुरंत बाद उपयोग करने पर ही प्रभावी होता है। मैंने जितना पानी मेरे पास था वह सब खत्म हो चुका है। मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना होगा, उसने एक खेदपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। युवती ने पलक झपकाए और अपने होठों को निकाला, अपने संदेह को प्रदर्शित करते हुए कहा, सीनियर मार्शल ब्रदर जायान, क्या आप सच कह रहे हैं? मत सोचो कि तुम मुझे झूठ बोल सकते हो क्योंकि मैं छोटी हूँ। जायान ने सूखी हंसी और फिर धीरे धीरे कहा, मेरे सभी शब्द सच हैं। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करता, काउंटी लॉर्ड। हालांकि मेरे पास कुछ और है जो आपको रोचक लग सकता है। युवती जायान के शब्द सुनकर दंग रह गई और अचानक उसे कुछ याद आया। एक चतुर मुस्कान के साथ उसने पूछा, आप इसके बदले में क्या देंगे? मत बोलो कि आपकी नजर मेरे ब्लैक फीनिक्स प्लूम पर है। जायान ने बॉक्स पर ढक्कन बंद कर दिया और एक कड़वा मुस्कान बनाई। काउंटी लॉर्ड लेक्सियू मजाक कर रही हैं। एकमात्र क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर कैसे ऐसे खजाने का लोभ करने की हिम्मत कर सकता है? मैं केवल ये चाहता हूं कि आप कुछ पुष्टि करें। महिला ने मुस्कुराया और एक बड़े दिल वाले प्रदर्शन में अपनी बांह हिलाई। कुछ पुष्टि करना, वह आसान है, ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे ब्लैक फीनिक्स प्लूम को संभालने में मेरी मदद करते हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। कुछ विचार के बाद जायान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा ही करते हैं।